कैसे हैं सभी? ठीक ठाक है? बिल्कुल। तो कल का सेमिनार कैसा लगा? ठीक था? आप तो आए थे, आप भी आए थे, आप नहीं आए थे ना? अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन चौधरी जी। सर फ़ोन किया था आपने एक बार? आपके साथ में? अच्छा ठीक है। आपका? संजय गुर्जर। और आपका पीछे क्या नाम है? बी के राणा। ठीक है। देखिए, कल हमने आरएस के कुछ चैप्टरों पर बात की थी कि दरअसल हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर थे, वो तो समझ चुके थे। अच्छा, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा ज्योग्राफी के संदर्भ में, और इसी ज्योग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? भूगोल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला कोई है? इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी वाले ही हो सारे? ठीक है। मतलब इसी ज्योग्राफी को हम लोग दरअसल क्या कहते हैं हिंदी में? भूगोल कहते हैं। अच्छा, पहला तो मैंने आपको कल बताया था कि जो ज्योग्राफी है हमारा वो किस पेपर के अंतर्गत आता है मेंस में? जो मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस दे रखा है ना, वो किस पेपर के अंतर्गत आता है? पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? सेकंड में आता है। और सेकंड में 3 यूनिट है, कल जैसा आपने बात की थी। एक जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स कहते हैं, प्रशासकीय नीतिशास्त्र के नाम से जानते हैं। दूसरा जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। और तीसरा ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी का वेटेज कितना था? 65 नंबर का था, 65 नंबर का था। ठीक है, पहला तो 65 नंबर तो आपके पेपर सेकंड में क्लियर होते हैं। उसके अलावा आपके जो प्री का एग्जामिनेशन है, आरएस प्री का जो मामला है, उस आरएस प्री में जो भूगोल से लेकर के राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 15 सवाल आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी के 10 से 15 सवाल आते हैं। यानी कुल मिलाकर के 30 प्रश्नों का मामला 150 में से किस में रहता है? आपका प्री में भूगोल का रहता है। ठीक है। और बिना भूगोल को पढ़े हुए आप ना इतिहास ढंग से समझ पाते हो और ना ही बिना भूगोल को पढ़े हुए आप किसको सही से ढंग से समझ पाते हो? IR, इंटरनेशनल रिलेशंस या किसी भी चैप्टर को समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा सा एक काम करना चाहिए आपको। काम दरअसल ये करोगे कि आपके पास में जो भी कॉपियाँ है ना, वो कॉपी दरअसल आपके ऐसे ब्लैंक होनी चाहिए। जैसे एक होती है लाइनदार कॉपियाँ, लाइनदार कॉपियाँ समझते हो, जिसमें आपकी लाइनिंग होती है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी लाइनदार कॉपियाँ होगी, जो भी लाइन वाली कॉपी होगी, वो दरअसल बहुत इरिटेट करती है। इरिटेट क्यों करेगी? क्योंकि बीच में जो लाइन होगी, मान लो आप कोई भी एक फ्लो चार्ट बना रहे हो, डायग्राम बना रही हो, अब ये जो बीच में लाइनें होती है ना, ये थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करती है, अड़चनें पैदा करती है। तो इसलिए एक तो कल से जब भी आओ, अगर रफ कॉपी लाए हो तो ठीक है, अगर आप फेयर कॉपी लेके आए हो तो थोड़ा सा एक काम करिएगा, कॉपी कैसी लानी है आपको? ये ब्लैंक कॉपी लानी है। ठीक है। अब उस ब्लैंक कॉपी में भी एक काम करना है आपको कि जो कॉपी का एक पार्ट होता है ना, जिसे अपन हाशिया कहते हैं, कई बार सुना होगा, जैसे अपन छोड़ते थे ना स्कूलों में, ऐसा दोनों एक तरफ हाशिया बना हुआ होता था, तो आपको एक मार्जिन छोड़ करके चलना है, एक हाशिया छोड़ करके चलना है, और इसके इस साइड लिखना है, उस साइड कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्यों नहीं लिखना है? वो एक आध टॉपिक खत्म होने के बाद अपन बात करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखना है। भाई बिना टॉपिक पढ़े हुए, बिना कुछ लिखे हुए तो थोड़ी समझ पाएंगे कि इस साइड में क्या लिखना है अपने को। ठीक है, दूसरा मामला। तीसरा मामला, कल से जब भी आओगे तब एक ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एटलस आता है, मार्केट में जाइएगा मैप के लिए, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेके आना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट है, ये आपको किस लैंग्वेज में लाना है? हिंदी में नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हिंदी में दुनिया भर की मिस्टेक्स से दे रखी है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। हिंदी में नाम कुछ और है, इंग्लिश में नाम कुछ और है। क्योंकि जब हमें विश्व ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को जब ज़्यादा पढ़ना होता है, तब उसके अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा टर्म्स किसके यूज़ करने को मिलेंगे? इंग्लिश के मिलेंगे टर्म्स यूज़ करने के लिए। तो ज़्यादा उसमें जो सही सटीक शब्द भी है वो भी किसके हैं? अंग्रेजी माध्यम के सबसे ज़्यादा आपको सटीक क्या देखने को मिलते हैं? शब्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो कौन से लेके आओगे? इंग्लिश वाली स्टूडेंट एटलस लेके आओगे। ठीक है, याद रह जाएगा। तीसरा, इस स्टूडेंट एटलस के भी बहुत सारे एडिशंस आते हैं। उसमें एडिशन नंबर या तो 2, 3 या फिर 4,
अगर एक दुकान में नहीं मिलती तो दूसरे में मिलेगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, थोड़ा सा ढूंढने से मिल जाएगी। लाना इन तीनों एडिशनों में से ही है। इसके अलावा कोई एडिशन आता है तो उसको थोड़ा सा बच करके चलिएगा। अगर नहीं मिलता है, बहुत सारी 4-5 दुकानें ढूंढने के बाद भी अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई दूसरा स्टूडेंट, मतलब जो भी एडिशन अगला आ गया हो, अब वो दुकानदार आपसे ये जरूर कहेगा कि ये लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन लेके कौन सा आना है आपको? या तो सेकंड मिल जाए, सेकंड तो मिलेगा भी नहीं, बहुत रेयरेस्ट केसेस में थर्ड या फोर्थ में से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। ईयर नहीं डिपेंड करता है इसमें, हाँ एडिशन ही चलता है। मतलब सेकंड एडिशन चला था 2011 से 14 के बीच में, है ना, तो ऐसे एडिशन चले हैं, तो आप उनमें से सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई भी एडिशन मिल जाए, उनमें से कोई भी एक एडिशन लेकर के आइएगा और हमेशा साथ में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आज जैसे मान लो आज 2 दिन यूज़ नहीं हुआ मैप, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं फिर उसके बाद में भूल जाते हैं कि अच्छा 2 दिन यूज़ नहीं हुआ, छोड़ देते हैं घर पे, अगले दिन के लिए बात करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, आप रोज़ाना उसको क्या करिएगा, साथ में लेकर के आइएगा, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली आपकी है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट RS हुए हैं, 2018 का हुआ है, 2021 का हुआ है, 2 RS हुए लास्ट, है ना। तो एक तो 2018 का जो भी RS है उसका प्री और उसके मेंस, इसकी जो PDF है ना, जैसे अपने आप RPSC की वेबसाइट पे जाओगे तब आपको ये सारे के सारे प्री और मेंस के पेपर मिल जाएंगे। तो आपको प्री और मेंस का क्या लेके आना है, और 2021 का भी प्री और मेंस के भी क्या लेके आने हैं आपको, हर सब्जेक्ट का एक फाइल ले लो और इसके साथ साथ में आपका जो भी सिलेबस है, इस सिलेबस को भी हमेशा क्या रखोगे, साथ, एक फाइल हमेशा साथ में रखिएगा, जिसमें एक तो क्या होना चाहिए, सिलेबस, एक 2018 का प्री और मेंस सबके पेपर, और एक 2021 के प्री और मेंस के सारे पेपर। अब भले ही ज्योग्राफी चल रही हो लेकिन मेंस और प्री के सारे पेपर साथ में रखोगे। उसका कारण क्या है, हमेशा चीज़ें है ना इंटरलिंकिंग होती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या पता भूगोल ही पढ़ रहे तो भूगोल में ही सारा मामला होगा, हो सकता है उसका कुछ मामला आपको किसी और पेपर में भी देखने को मिल सकता है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इतनी चीज़ें आप हमेशा क्या रखोगे, अपने साथ में रखोगे, तो यहाँ से आगे आपको भूगोल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो या किसी भी सब्जेक्ट को आपने मान लो स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करने से पहले क्या काम करते हो? आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने से पहले क्या काम करते हो? पढ़ते ही हैं। अच्छा, और कोई पढ़ने के अलावा भी कुछ काम? तो आपने कभी भी, एक तो क्या होता है पता है, अपन कुछ भी पढ़ा और स्टार्ट से पढ़ना चालू कर दिया, 1 2 3, एक होता है जो उसके कीवर्ड को समझते हुए आगे पढ़ना। कीवर्ड को पढ़ते हुए आगे समझने का क्या मतलब है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी फोकस करते हुए चलोगे और आपके फैक्ट को भी क्या करोगे, देखते हुए चलोगे। कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लो आपका कोई भी एक टॉपिक है, जैसे मान लो XYZ नाम का एक आपका क्या है, कोई भी एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत 2 चीज़ें होती है। अब वो 2 चीज़ें क्या हो सकती है, या तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपके पास में बहुत सारे फैक्ट होंगे, फैक्ट्स को क्या बोलते हैं, तथ्य, और दूसरा एक होता है कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, मतलब ये फैक्ट नहीं है, ये कंसेप्चुअली मामला है पूरा का पूरा, है ना। तो आपके जो भी फैक्ट है और कॉन्सेप्ट, इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, टॉपिक बनता है, ठीक है। अब टॉपिक कोई भी हो सकता है, XYZ ABCD कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, इनमें से 90% लोगों का फोकस किस पर होता है, फैक्ट्स को पढ़ने पर होता है। जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक है, अगर मान लो ये एक कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो 1 2 3 क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को बनने में किसका योगदान रहा होगा भाई, बहुत सारे फैक्ट्स मिलकर के कॉन्सेप्ट बना होगा। अब लोग उल्टा करते हैं, पढ़ते किसको है, फैक्ट्स को, जबकि पढ़ना किसको चाहिए। अगर इसको पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। जबकि 90% लोग क्या काम करते हैं,
फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, कंसेप्चुअली मामले को भूल जाते हैं कि दरअसल कॉन्सेप्चुअली वाइज कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है। दूसरा, एक और चीज होती है भूगोल में या किसी भी टॉपिक के अंतर्गत, अपनी कॉपी खोलिए और एक लाइन बड़ी अच्छे से नोट कर लो। क्या क्या लिखा है? भूगोल को रटना क्या है? मना है। और यदि आपने रटने का प्रयत्न किया तो रटते रटते शहीद हो जाओगे, लेकिन भूगोल कभी भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? देखिएगा, आपने जैसे मान लो कोई भी चीज याद करने के लिए आपने रटने का प्रयास किया है, एक होती है शॉर्ट ट्रिक, नाम सुना है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना चाहिए? कहते हैं ना कि भाई कई बार देखा होगा आपने कि गुरु शिखर की ये जो चोटियां हैं इनको पढ़ने का सही क्रम तो एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं लोग बाग कि इस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ लो और फिर गुरु शिखर की चोटियां याद हो जाएगी। सही है गलत है पढ़ना? ज्यादातर ऐसे ही पढ़ते हैं और उन ज्यादातरों का सिलेक्शन नहीं होता है। फिर ट्रिक्स कभी कोई काम नहीं आती है। अभी आपको भले ही याद आती होगी, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ और मैंने इस शॉर्ट ट्रिक को हजारों बैचों में पढ़ाया होगा, तो मुझे तो क्या है वो ऑलरेडी याद है। अब एक पूरे टॉपिक के अंतर्गत कितनी शॉर्ट ट्रिकें भरी हुई होगी? दुनिया भर की। तो पहले तो आप उन शॉर्ट ट्रिक को पढ़ो, फिर शॉर्ट ट्रिक के बाद में पढ़ना दरअसल मैटर को ही है आपको, तो उसको भी याद करो और इसको भी याद करो। इसलिए एग्जामिनेशन में कहा जाता है ना, जो है ना वो रीजनिंग पढ़ी है ना अपने, कहते हैं ना कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े नहीं है, कुछ घोड़े गधे नहीं है, ऐसा वाला सवाल आते हैं ना रीजनिंग में। हाँ, तो एग्जामिनेशन हॉल में शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले गधे घोड़े में परिवर्तित हो जाते हैं और घोड़े किस में परिवर्तित हो जाते हैं? गधों में। तो इसीलिए मैंने एक चीज़ लिखी है कि भूगोल को क्या है? रटना मना। यदि रटा तो रटते रटते शहीद हो जाओगे, लेकिन भूगोल कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब क्यों नहीं आएगी उसके भी कुछ बेसिक से कारण है कि भूगोल दरअसल क्यों समझ में नहीं आ सकती है। तो उसके लिए कहा जाता है भूगोल के संबंध में कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट ज्योग्राफी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट। एक शब्द लिखा है मल्टी डिसिप्लिनरी और दूसरा एक शब्द लिखा है मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट। अच्छा, इसका क्या अर्थ होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल का क्या अर्थ होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है बहुभाषा भाषी, है ना, बहुत सारे भाषाओं का क्या है इसमें मिश्रण है। और मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट का क्या मतलब हो गया? बहुत सारे सब्जेक्ट्स का क्या है इसमें समायोजन है। इसीलिए भूगोल को रटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रटा तो शहीद हो जाओगे। अब लिखा है ना, बिकॉज ज्योग्राफी इंक्लूडेड मैनी सब्जेक्ट। जो भूगोल है वो दरअसल बहुत सारे विषयों को अपने अंदर क्या करता है? समायोजित करता है। अब वो विषय कौन कौन से हैं जो भूगोल समायोजित करते हैं? तो आपने कुछ ऐसे नाम सुना होगा, ये नाम सुना है कभी भी? WH प्रकार के शब्द सुना है ना, WH टाइप्स वर्ड। अच्छा, WH टाइप्स वर्ड होते क्या है? एक है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, व्हाई, हाउ, है ना, जैसे क्या, कब, कहाँ, कितना, क्यों, कैसे। शब्द पढ़े हैं कभी भी आपने? पढ़े? अच्छा, व्हाट, अगर मान लो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो और जैसे ही आपके मन में सवाल आ जाए, है ना, उसके बाद में कि व्हाट क्या, तो वो क्या क्या है? सब्जेक्ट है। क्या क्या है? एक प्रकार का सब्जेक्ट है। यानी कि जहां जहां भी आपके मन में क्या शब्द जुड़ जाए, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? विषय। और इसी को देखते हुए आपके मन में हमेशा क्या लगना चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब? कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो तो पढ़ने के बाद में आपके मन में एक हमेशा प्रश्न क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन हमेशा क्या होना चाहिए? क्लिक करना चाहिए कि दरअसल ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इस टॉपिक में ऐसी क्या विशेषता है कि हमें दरअसल पढ़ना चाहिए। बात समझ में? अब इस टॉपिक का हो सकता है पीटी के अंतर्गत महत्व होगा, जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके अंदर कुछ महत्व होगा, या फिर उसका महत्व किसके संदर्भ में हो सकता है? मेंस के अकॉर्डिंग उसका क्या हो सकता है?
महत्व हो सकता है, दोनों अलग अलग में महत्व हो सकता है, पीटी में भी हो सकता है और मेंस में भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जो केवल पीटी में होंगे और कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जो केवल किस में है। मैं केवल भूगोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट को एक पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो पीटी में भी होंगे और ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट होंगे जो मेंस में भी होंगे। तो मेंस में प्रश्न हमेशा वहाँ से बनेगा, ज़्यादातर प्रश्न वहाँ से क्रिएट होते हैं जो टॉपिक आपके पीटी में नहीं होते हैं। पीटी का मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम, पीटी कहूँ मतलब प्री एग्जाम है, ठीक है। यानी कि मेंस में वो पोर्शन देखिएगा सबसे पहले मार्क करने वाले होते हैं जिनका पीटी में योगदान नहीं होता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो, अच्छा राजस्थान के हिस्ट्री में एक शब्द आता है 1857 का रिवॉल्ट, या फिर हम उसे कहते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं 1857 की क्रांति, है ना। रिवोल्ट के लिए सही शब्द है विद्रोह और रिवोल्यूशन के लिए सही शब्द है क्रांति, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं। क्या 1857 का विद्रोह प्री में मेंशन है, पीटी में मेंशन है? नहीं। इसीलिए कहता हूँ सब्जेक्ट आप सिलेबस को सही पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि 1857 का महत्व प्री में नहीं है, मेंशन नहीं कर दिया उसने, लेकिन सवाल फिर भी प्री में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर एक शब्द लिख रहा है, एक ही शब्द लिखता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, ठीक है। यानी कि आपको उन पर फोकस भी करना होता है जो कई बार मेंशन नहीं किए हुए होते, फिर भी क्या किए जाते हैं, इनडायरेक्टली रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो उनको कब समझ पाओगे, जब आप किसी भी सब्जेक्ट के नेचर को ढंग से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। अब देखिएगा, अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अभी अपन ने पीछे बात की है कि ज्योग्राफी कैसा है, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी लिंगुअल सब्जेक्ट है, बहुभाषा भाषी और बहुविषयक क्या है, दरअसल ये सब्जेक्ट है। अब जैसे एक शब्द आता है व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। अच्छा, जहाँ कहीं पर भी कब आ जाए तो अब सोच के देखो किस सब्जेक्ट के साथ में ज़्यादा कोरिलेट होगा, हिस्ट्री के साथ में, इतिहास के साथ में। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कब ज़्यादा घटनाक्रम में होगा, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, हिस्ट्री का मतलब। और इतिहास का घटनाक्रम हमेशा एक निश्चित तिथि और दिनांक के साथ में चलता है। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, है ना, मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई, है ना, तो ये क्या है, एक निश्चित घटनाक्रम के साथ में चल रहा है, तिथि के साथ में चलने वाला घटनाक्रम है। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा हो गया, इतिहास है, ठीक है। अब एक और लिखा है वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। अब कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ पर होगा, हिस्ट्री में कहाँ पढ़ते हैं ज़्यादा, किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना। मैं कहता हूँ कि राजस्थान यहाँ स्थित है, तो आप क्या कहोगे, राजस्थान कहाँ स्थित है। मैं कह रहा हूँ कि जयपुर यहाँ स्थित है, आप कहोगे जयपुर कहाँ स्थित है। यानी कि किसी प्लेस के साथ में जुड़ रहा है, किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़ रहा है। और जो कोई भी मैटर किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़ता है उसका ज़्यादातर संबंध किस विषय के साथ में होता है, जियोग्राफी के साथ में होता है। जियोग्राफी का मतलब है भूगोल के साथ में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक लिखा है हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या है, कितना। अच्छा, मार्केट में गए हो, सब्जी की लॉरी पे गए हो, अच्छा सब्जी की लॉरी पर जाकर के सब्जी खरीदने का काम किया है ना, उसको पूछा होगा कि ये सब्जी कितने की दी, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, हाउ मच कॉस्ट है, हाउ मच प्राइस, यानी उसका मूल्य कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। यानी जहाँ कहीं पर भी हाउ मच यानी कितना शब्द का। अब मैं कहता हूँ कि मेरे घर पर मक्के का उत्पादन हुआ, तो आप क्या कहोगे, आपके घर पे मक्का जो उत्पादित हुआ दरअसल वो कितना उत्पादित हुआ, ठीक है। इसका मतलब किस सब्जेक्ट के साथ में जुड़ रहा है, इकोनॉमी के साथ में जुड़ रहा है, अर्थशास्त्र के साथ में। इकोनॉमिक के साथ में जुड़ता है, इसका मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, वो अर्थशास्त्र है। अच्छा, फिर पीछे दो शब्द और लिखे हैं, क्या लिखे हैं अपन ने, वाई और हाउ।
वाई का मतलब होता है क्यों और हाउ का मतलब होता है क्यों और कैसे। अच्छा, किससे जुड़ता है? साइंस। भाई मैं कहता हूं कि ऐसा हुआ तो आप कहोगे क्यों हुआ, कैसे हुआ। यानी जहां क्यों और कैसे शब्द का संबंध जुड़ता है, इसका मतलब ये एक विषय किस प्रकार का है, साइंस है। और साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान है। ठीक है। अच्छा, आप भूगोल में, ज्योग्राफी में सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, क्या भूगोल में कहीं पर इतिहास के पहलुओं का जिक्र होता है? होता है। क्या भूगोल में, ज्योग्राफी तो है ही है, क्या भूगोल में इकोनॉमिक्स के कोई चैप्टर है? अच्छा, परिवहन पढ़ते हो, ट्रांसपोर्टेशन, आगे अपन बात करेंगे अभी कुछ समय बाद में, परिवहन पढ़ते हैं। अच्छा, परिवहन आपके किस में है? इकोनॉमिक्स में भी है, और परिवहन आपके ज्योग्राफी में भी है। ठीक है। फिर क्या आपने कृषि पढ़ा है, एग्रीकल्चर पढ़ा है? वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप लाइव स्टॉक पढ़ते हो, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पॉपुलेशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पॉपुलेशन को पढ़ा जाता है और हमारे ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इकोनॉमी के साथ में ज्योग्राफी में क्या है, मर्जेशन है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप उसको पढ़ोगे कहाँ पर, इतिहास में पढ़ोगे या, क्योंकि मेंस में पहले पेपर में क्या दे रखा है आपको, इकोनॉमिक्स दे रखी है। फर्स्ट पेपर में इकोनॉमी का मामला है और सेकंड पेपर में किसका मामला है, ज्योग्राफी का मामला है। तो हो सकता है कुछ ऐसे सवाल जो आप पढ़ोगे तो सेकंड पेपर में, लेकिन वो पूछ किस में लेगा, फिर आप मन में सोचोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, फर्स्ट पेपर में तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं था, तो आया कैसे। या फिर कुछ ऐसे चैप्टर है जो मेंशन तो कर रखे होंगे किस में, फर्स्ट में, लेकिन कहीं बार पूछ किस में लेता है, सेकंड में, क्योंकि इकोनॉमी के टर्म्स जुड़ते हैं, अर्थशास्त्र के टर्म्स जुड़ते हैं। ठीक है। और पूरी भूगोल एक प्रकार का क्या है, साइंस है, विज्ञान है। जहाँ पर भूगोल में अगर मैं कहता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम होता है या ये बारिश होती है या ऐसे होता है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स जो भी है दरअसल वो किसके अंतर्गत आते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात किसके अंतर्गत आ रहे हैं, भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी लिंगुअल सब्जेक्ट है। जो हमने पीछे बात की है यहाँ पर कि भूगोल के बारे में कहा जाता है कि ज्योग्राफी कैसा है, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी लिंगुअल सब्जेक्ट है। क्यों है मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी लिंगुअल सब्जेक्ट, तो इन सभी तमाम कारणों से भूगोल एक प्रकार का क्या कहलाता है, साइंस है। और साइंस को आपने बचपन में पढ़ा था। अच्छा, विज्ञान को कभी रट करके समझ पाए थे क्या? नहीं। तो विज्ञान कैसे समझ पा रहे थे, समझ करके समझ पा रहे थे। ठीक है। अच्छा, विज्ञान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइंस, क्यों कैसे, है ना। नहीं, परिभाषा छठी क्लास की बुक है ना, उसमें विज्ञान की परिभाषा भी दे रखी होगी। छठी क्लास की बुक में अगर ध्यानपूर्वक पढ़ाओ तो लिखा हुआ था कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहते हैं। पढ़ा है ना। तो हमें देखिएगा पीटी ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। जब आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ोगे ना तो पीटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पढ़ते हैं किसको है, पीटी को, और फिर चाहते हैं क्या क्लियर हो जाए। तो ना तो पीटी क्लियर हो पाता है और ना मेंस क्लियर हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लिखने वाला इसमें कोई मामला है नहीं, मैं सिर्फ अभी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ कि दरअसल आपका चैप्टर किस प्रकार से और कैसे पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी दूसरों से कैसे अलग होगी जो आपको मेंस में नंबर देगा। भाई मेंस में आप दिखने में भले ही कितने ही सुंदर हो, आपका चेहरा एग्जामिनर के पास में तो नहीं जा रहा है ना, तो एग्जामिनर के पास में क्या जा रहा है, आपकी कॉपी जा रही है। और जो आपकी कॉपी जा रही है वही आपका क्या है, चेहरा है। वही बताएगा कि आप में टैलेंट है या फिर आप में टैलेंट नहीं है, वही आपको तैयार करेगा। अब ये सारे जो अभी अपन ने बात की थी, जिन जिन पहलुओं के बारे में बात की है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ व्हाट, तो व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करता हूँ व्हेन, व्हेन का मतलब क्या है,
इतिहास है। अगर मैं बात करता हूँ वेयर, वेयर का मतलब क्या है? ज्योग्राफी है। अगर मैं बात करता हूँ हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या है? अगर मैं बात करता हूँ वाई, वाई का मतलब? अगर मैं बात करता हूँ हाउ का मतलब भी? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसा मामला और किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आपका टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कॉपी में पहली हेडिंग डाल दो, आपका टॉपिक है। अगर हिंदी वाले हो तो टॉपिक जो शब्द है ना, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर इंग्लिश वाले हो तो केवल किस में लिखना? हिंदी वालों के लिए दोहरा काम, हिंदी में भी लिखिएगा और इंग्लिश में भी लिखिएगा। क्योंकि जब भी आपने अगर पीटी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें एक सबसे अंतिम पंक्ति लिखी हुई मिलती है। यदि हिंदी और इंग्लिश में कोई भी करेक्शन पाया गया तो अंग्रेजी वाले को क्या दी जाएगी? मान्यता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और फोर्थ पेपर में कब तक भागोगे भाई? फोर्थ पेपर में आपके वैसे भी इंग्लिश तो 80 नंबर की है ही है, तो वहां पे तो पढ़ना ही है ना। टॉपिक का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यानी कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे होती है और भूगोल का विकास कैसे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है? भूगोल है ना। वैसे ज्योग्राफी, उसी को हिंदी में क्या बोल दिया? भूगोल। अच्छा, भूगोल सबसे पहले जैसे ही शब्द आता है तो हमारे मन में एक सवाल आएगा कि ये जो भूगोल है ये दरअसल किस लैंग्वेज, लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? तो किस भाषा के शब्द से दरअसल लिया गया है? अच्छा, ग्रीक, और कोई? लैटिन, और? अच्छा, तो लिख लेते हैं। ग्रीक है, ग्रीस है, यूनानी है, लैटिन है। हिंदी में भी लिख लेता हूँ। ग्रीक, ये पानी, ग्रीस, पानी है क्या? ग्रीक है, ग्रीस है, एक है आपका यूनानी, और एक है आपका, अच्छा ये चारों एक ही है या चारों अलग अलग है? अच्छा, चारों एक ही है, कोई फर्क नहीं है इनमें, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है भाई? चारों एक है तो कैसे हैं, चारों अलग अलग है तो कैसे हैं, ये बता दो सर थोड़ा सा। अच्छा, अलग अलग भाषा है अलग अलग देशों की। अच्छा, ग्रीक को ही लैटिन कहते हैं। ठीक है, सही है या गलत है? अच्छा, पता नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, आपने एक सागर का नाम जरूर सुना होगा। ये जो पूरा नीला नीला जो नजर आ रहा है ना, इसे हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। नाम सुना है? और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मेडिटेरियन सी। या तो आप हिंदी में कह दो भूमध्य सागर, या इंग्लिश में क्या कह दो उसे? मेडिटेरियन सी कह दो। भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सागर है। अच्छा, ये जो
मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है, दरअसल इस भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होता है, महाद्वीप। अच्छा, हमारे अर्थ पर कितने महाद्वीप हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है या देश है? अफ्रीका, ठीक है। अंटार्कटिका, ठीक है, 7 महाद्वीप है। अब देखिए, मतलब ऐसे याद करने में कैसे ये मौत आती है ना, मतलब ऐसे चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती है ना। अब ये क्यों है? क्योंकि आपने अनसिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ा है। यदि आप उसको अकॉर्डिंग टू मैप पढ़ते हैं ना, मानचित्रावली की सहायता से, तो इतना पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। अगर आप मैप पढ़ोगे, बाद में अपन बात करेंगे, इस साइड में नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, फिर एशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और नीचे सबसे नीचे अंटार्कटिका है। मतलब आपने लोकेशन भी देख ली। अच्छा, एक तो होती है आप किसी चीज़ का नाम पढ़ते हो, मैं कहता हूँ जयपुर, और एक आप जयपुर घूम के आते हो, तो दोनों में से याद किसको ज़्यादा रख पाओगे? मतलब जिन चीज़ों को देखा होता है ना, उन चीज़ों को आप दरअसल ज़्यादा जान पाते हो। अच्छा, किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा देखा है? बहुत बार देखा है। अच्छा, तो क्या उस लड़की के चेहरे को कभी आप भूल पाए थे? नहीं भूल पाए थे। तो जाहिर सी बात है, कारण यही है कि जितनी बार आप मानचित्र को देखोगे, जितनी आप मैप को देखोगे ना बार बार, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? याद आने लग जाती है। अब मानचित्र को देखने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठे और पूरा फर्स्ट पेज से लेकर के एंडिंग तक पूरा देख लिया। रोजाना कुछ न कुछ चीज़ें उसमें आपको सर्च करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई भी न्यूज़ में चर्चे में चल गया कि मान लो प्रधानमंत्री जी आज आपके वेनेजुएला की यात्रा पर गए हैं, कहीं नहीं, ऐसे मैं कहने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ गए, तो आपको क्या ढूंढना है? वेनेजुएला कहाँ पर है? तो आपने क्या कर दिया? मैप में उस चीज़ को लोकेशन कर दिया कि वेनेजुएला यहाँ पर है। फिर उसकी कैपिटल कौन सी है, उसकी सीमा किन किन महासागरों के साथ में लगती है, वहाँ पर किस किस प्रकार के खनिज का उत्पादन होता है, वहाँ पर और कोई चीज़ें ऐसी है जो भारत के साथ में IR से जुड़ती हो, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ती हो। तो ये लंबी जो तैयारी होगी ना, उसमें आप सारी चीज़ों को क्या कर पाओगे? वहीं से कैचअप कर पाओगे कि यहाँ से छोटी चीज़ पढ़ ली, यहाँ से छोटी चीज़ पढ़ ली, यहाँ से पढ़ ली, और उन सबको क्या कर दिया आपने? एक सीक्वेंस में जमा करके आपका काम हो गया। अब क्या हुआ? जब एग्ज़ाम आने वाला हुआ ना, तब लोग वो पुराना करंट अफेयर पढ़ेंगे पिछले 2-2 साल से, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, और आपने क्या काम कर दिया? जो आपको 3 साल बाद में एग्ज़ाम देना है फाउंडेशन बैच में, 3 साल बाद के घटनाक्रम को अभी से ही क्या कर दिया आपने? तैयार कर दिया। अब उसका क्या फ़ायदा निकला कि जो लोग बाद में तैयार करते हैं ना, वो ऑलरेडी आपका क्या है? तैयार है। बस आपको उसको थोड़ा सा क्या करना है? रिवाइज के तौर पर आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम बच गया। स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, वो स्मार्ट स्टडी दरअसल यही होती है। ऐसा नहीं है कि बड़े ऐसे नहा धो करके तैयार होकर के आईने के सामने खड़ा रह गए और देखा अच्छा अब मैं फेयर एंड लवली वगैरह लगा करके स्मार्ट दिख रहा हूँ तो अब मेरी स्टडी स्मार्ट हो रही है। स्मार्ट स्टडी दरअसल वही है कि आप कैसे चीज़ों को अधिक से अधिक और कम से कम समराइज करके और उनको सही कंपाइल करके लिखने का प्रयास करते हो, और कैसे सिस्टमेटिकल तरीके से आप उसको पढ़ने का प्रयास कर पाते हो। अच्छा, तो ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, इसकी सीमा कितने महाद्वीपों के साथ में लगती है? तब आंसर होगा कितने महाद्वीपों के साथ में लगती है? 3 महाद्वीपों के साथ में लगती है। और ये जो 3 महाद्वीप है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका यूरोप। अब देखिए, यूरोप की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, वाई से नहीं होती है ना। एक है आपका अफ्रीका और एक है एशिया। ठीक है, यानी कि इस भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों के साथ में लगती है? 3। और ये जो 3 महाद्वीपों के साथ में जो लगने वाली सीमा है ना, यही क्षेत्र कालांतर में या फिर जो प्राचीन हमारा समय था
उस प्राचीन समय में जिस नाम से जाना जाता था उसे बोला जाता था यूनान। क्या कहते थे? यूनान कहते थे। और आपने एक नाम सुना होगा एथेंस, नाम सुना है? अगर आपने हॉलीवुड की, देश नहीं है, राजधानी है, अगर आपने हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चर देखी हो ना, उसमें बहुत सारी जगह आपने एथेंस का नाम सुना होगा, नाम सुना है? तो जो एथेंस है, जो वर्तमान में हम जिसे एथेंस कहते हैं, वो वर्तमान में एक उसी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में स्थित एक देश है। और उस देश का क्या नाम है? ग्रीस। और उसी की राजधानी, ये जो स्टार किया हुआ होता है, ये क्या होती है? राजधानी। और राजधानी का क्या नाम है? एथेंस। अब देखिए, एक देश का नाम याद हो गया, कौन सा? ग्रीस। अब अगर पूछे कि ग्रीस कहाँ पर है, किस महाद्वीप में, तो महाद्वीप कौन सा हो गया? यूरोप महाद्वीप है। और किस महासागर के तट, किस सागरीय क्षेत्र के तट पर है? भूमध्य सागर के तट पर है। और उसकी राजधानी कौन सी है? एथेंस है। अब इस ग्रीक के एक तरफ में आपके पास में एजियन सागर है, राइट हैंड सी में। भाई आपने देखा ना, मैप को देखा? अब इस मैप को देख कर क्या लग रहा है कि इस ग्रीक के पूर्वी भाग में जो सागरीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? एजियन सी। जबकि इसके पश्चिमी भाग में उसे आयोनियन सी के नाम से जाना जाता है। और इसके दक्षिण भाग में जो भी महासागरीय क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। और ये संपूर्ण क्षेत्र भूमध्य सागर का क्या है? हिस्सा है। चीजें वही, तरीका वही, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या हो गई? चेंज। अब अगर आपको कोई भी पूछे कि बताइए एजियन सागर कहाँ पर है, तब आप कहाँ पर कहोगे कि यूरोप महाद्वीप में जो ग्रीक या ग्रीस देश है उसके पूर्वी भाग में जो भी सागरीय क्षेत्र है उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? एजियन सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मानचित्र का इतना सबसे बड़ा रोल होता है, मैपिंग का इतना सबसे बड़ा फर्क होता है कि जो चीज़ें आपको तरीके से याद नहीं आ रही है ना, वो चीज़ें आपको क्या हो जाएगी? सिस्टमेटिकल तरीके से उसको याद आने लग जाती है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो उसी ग्रीक में जो अभी जो पूरा यूनानी क्षेत्र था वो टूट करके सिर्फ एक ही बचा हुआ है अभी वर्तमान में, उसी का भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीस कहते हैं। और उसकी राजधानी कौन सी है? एथेंस है। तो अभी पीछे वाले में देखिएगा जरा, तो जो ग्रीक है या जो ग्रीस है वो दोनों दरअसल एक ही है ना? जब हम कभी भी ज्योग्राफिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, भौगोलिक चिंतक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है? ग्रीक। और इंग्लिश वाली जब भी हम हिंदी वाली बुकें पढ़ते हैं, जब तो ग्रीक इंग्लिश वाली पढ़ोगे तब उसमें क्या लिखते हैं वो लोग? ग्रीस लिख लेते हैं। नाम वही है, बस हिंदी और इंग्लिश में जो चेंजिंग था वो मैंने आपको बता दिया। ये संपूर्ण क्षेत्र प्राचीन समय में किसका भूभाग था? यूनान का था। ठीक है, तीनों मामले समझ में आ गए क्या है? एक शब्द लिखा है लैटिन। उस यूनान में, अच्छा अपने यहाँ पर आज नहीं, प्राचीन समय में जाकर के देखिएगा, हमारे यहाँ की जो सबसे लोकल लैंग्वेज थी या लोकल लैंग्वेज है, जो उच्च वर्गों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, हाई क्लास फैमिली के द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी, वो कौन सी थी? संस्कृत थी, है ना? पुरोहित और पंडितों की लैंग्वेज संस्कृत थी। तो यूनान में एक शहर था और उस शहर का नाम था लैटिनो सिटी। लैटिनो शहर। और इस लैटिनो सिटी में जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, कौन से लोग रहते थे? हाई क्लास फैमिली रहती थी, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और इन उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी, जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? लैटिन भाषा थी। तो यूरोप में जितनी भी लोकल लैंग्वेजें हैं, जैसे स्पेनिश होगी, भाई ये जो अलग अलग देश हैं, जैसे वो पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये आपका इटली है, ये जितने भी देश हैं, है ना, उन सभी देशों की जो भी लोकल लैंग्वेज हैं वो सब किससे मिल करके बनी है? लैटिन का ही अपभ्रंश रूप है। जैसे आज हम वर्तमान में हिंदी बोल रहे हैं, है ना, अब ये हिंदी किसका अपभ्रंश रूप है? संस्कृत का ही तो क्या है? अपभ्रंश रूप है। तो आज हम हिंदी जो बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक आपने पिक्चर देखी होगी, एक था टाइगर। एक था टाइगर पिक्चर देखी है?
सलमान खान वाली। अब जब उस एक था टाइगर पिक्चर में सलमान खान, जब वो पता है ना एक ऐसा टॉम होता है, गुम्बद होता है ना, दरगाह होती है ना, म्यूजियम दरगाह टाइप का ऐसा मामला होता है, उससे कूद करके जाता है, देखा होगा पिक्चर में सीन, वहीं से सलमान खान की एंट्री होती है। तो वो क्षेत्र किसका था? तो आप फिल्म भी देख ली और साथ साथ में क्या कर दिया, एरिया को भी मार्क कर दिया कि इस्तांबुल है। अब एक देश है जिस देश का नाम है तुर्की, या सो हम इंग्लिश में कहते हैं टर्की, ठीक है, ये लिखा है ना। अब ये तुर्की या जो टर्की है ये 2 महाद्वीपों में विभक्त है। 2 महाद्वीप कौन से? एक है एशिया, एक है यूरोप। अब एशिया वाला जो तुर्की है उसकी राजधानी कौन सी है? अंकारा। जबकि जो यूरोप वाला तुर्की है उसकी राजधानी कौन सी है? इस्तांबुल। और इन दोनों के बीच में हम जब यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एक जल संधि है जिसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट, बोस्फोरस जल संधि, ठीक है। और वो जल संधि यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर सी ऑफ मार्मरा आता है। ये वाला जो क्षेत्र है ना इसे कहा जाता है सी ऑफ मार्मरा, मार्मरा सागर, और इसका क्या नाम है? ब्लैक सी, काला सागर। तो उन दोनों के बीच में एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है बोस्फोरस स्ट्रेट। वो क्या काम करती है? यूरोप के तुर्की को एशिया के तुर्की से अलग करने का काम करती है, जबकि काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ने का काम करती है। यानी इट्स डिवाइड या इट्स सेपरेट फ्रॉम एशियाज टर्की टू यूरोप टर्की एंड कनेक्ट्स फ्रॉम ब्लैक सी टू मार्मरा सागर, मार्मरा सी। इन दोनों को जोड़ने का काम कर दिया। और उन्हीं के बीच में जो जल संधि है उसे हमने क्या बोल दिया? बोस्फोरस जल संधि बोल दिया, ठीक है। अगर आप विश्व इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आपके एक चैप्टर दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले फर्स्ट पेपर में इतिहास का मामला है, 15 से 20 नंबर के सवाल विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं। 5-6 टॉपिक दे रखे हैं विश्व इतिहास के आपको। उसमें एक दे रखा होगा प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उस प्रथम विश्व युद्ध में आपको दे रखा होगा टाइम 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं घटित होती है। तो जो यूरोप का जो तुर्की है ना, उस यूरोप के तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहते हैं, है ना। और यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था आईएएस में कि जब यूरोप का मरीज छींकता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है, इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब वहां पर प्रश्नों का नेचर अलग टाइप का होता है, ठीक है। वहां विश्व इतिहास में एक और ऐसा भी सवाल पूछा गया था। ये एक देश है फ्रांस, और फ्रांस में एक तानाशाह शासक बनता है वहां पर नेपोलियन, है ना। तो नेपोलियन के बारे में एक सवाल लिखा गया था वहां पर, इनडायरेक्टली रूप से नेपोलियन के बारे में था कि उसने उन देशों के प्रति उस राजकुमार की तरह कार्य किया जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी घुमा करके उठा दिया। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब हमें ये तो नहीं पता कि पता नहीं कौन सा देश, कौन सा राजकुमार, कौन सी राजकुमारी, लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा टेक्निकली फॉर्म में चेंज कर दिया जाए कि नेपोलियन का यूरोप में साम्राज्यवादी नीतियों पर चर्चा कीजिए, तब आपको समझ में आता है अच्छा नेपोलियन के बारे में लिखना है। और उसी की लैंग्वेज चेंज कर दी तो नहीं पता चला। एक और सवाल पूछा गया था कि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का शिशु और फ्रांस की क्रांति का हंता ठहरता है ना। तो कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो इनडायरेक्टली रूप से हमारे टॉपिक से रिलेट तो होते हैं, लेकिन कभी हम उनको पढ़ते नहीं हैं। अब इन सवालों के जवाब कहाँ पर मिलेंगे? तो मैंने कल की क्लासेस में, सेमिनार में कहा था कि यदि आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे तो आपको ऐसे सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, ऐसे सब सवालों के बारे में पता चल जाएगा जहाँ से चाहे स्टेट पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक मामले क्लियर है कि आपको जो मामला है कैसे और किस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ग्रीक है, ग्रीस है, यूनान है, लैटिन है, ये सारे के सारे एक ही शब्द हैं या अलग अलग हैं? दरअसल ये एक ही शब्द हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी लिख लो, एक जो इच्छा आ जाए वो, ठीक। क्या फ़र्क था वो मैंने आपको फ़र्क क्या कर दिया यहाँ पर समझा दिया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो शब्द है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी पढ़ रहे हैं।
और इसे ही हमने हिंदी में क्या बोल दिया, भूगोल बोल दिया। अब ये भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो मैं कोई भी एक लिख लेता हूं। कौन सा लिख लूं? ग्रीस लिख लो, चाहे ग्रीक लिख लो, कोई भी एक लिख लो, यूनान, लैटिन, जो भी इच्छा आ जाए। और इस ग्रीक या यूनान भाषा में या ग्रीस भाषा में एक शब्द था जिसका नाम था जियोग्राफोस। अब देखिए इसका सही शब्द, जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना, वो है जियोग्राफो। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जियोग्राफो है, लेकिन पढ़ते क्या है हम लोग? जियोग्राफोस पढ़ लेते हैं। कई बार ऐसा, ये आप भी होते तो यही पढ़ते ना, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? जियोग्राफो। तो आज के बाद क्या पढ़ोगे? जियोग्राफो। अब इसमें दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक शब्द तो क्या है आपके पास में, और दूसरा शब्द क्या है? ग्राफो है। अब इस जियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, जो इसका मीनिंग निकलता है, वही क्या निकलता है? अर्थ। और अर्थ का मतलब क्या है? अच्छा, पृथ्वी है या पृथ्वी है? पृथ्वी है। अच्छा ठीक है, कुछ शब्दों पर मैं लिखता हूं। अपनी कोचिंग का क्या नाम है? अच्छा, ये सृजन है या सृजन है? सृजन है, लेकिन हमारे टंग पर क्या आ चुका है? सृजन। तो हम लोग भूलते क्या है? सृजन, जबकि वास्तविक में क्या है? ये सृजन है। ठीक है। अब जैसे एक शब्द है दृष्टि, है या दृष्टि है? दृष्टि है। क्यों? देखिए इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? अब इंग्लिश में पढ़ो जरा, यही पढ़ोगे ना, सृजन पढ़ोगे ना। अच्छा, अब इसे पढ़ो, दृष्टि है ना। तो जो सही शब्द है वो क्या है? सही शब्द क्या है? सृजन और दृष्टि है। अब कुछ ऐसे ही शब्द हैं, जैसे एक अपन लिखते हैं, हम राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, तो एक शब्द लिखते हैं अच्छा, ये शब्द सही है या गलत है? गलत है। तो इसको सही कैसे करोगे? द कुछ नहीं होता इसमें, जो भ है ना, ये क्या आता है? पूरा आता है। लेकिन बोलते हैं लोग कैसे? अभयारण्य। लेकिन सही वास्तविक शब्द क्या है? अभयारण्य। चेंज करो, ट्यूनिंग चेंज करो। अभयारण्य नहीं, अभयारण्य। भ पर ज्यादा जोर नहीं देना, अभयारण्य। भ पूरा बोलना है। अब ठीक बोल पाओगे, है ना। तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है। एक शब्द अतिशयोक्ति, है ना। तो कैसे लिखोगे अतिशयोक्ति? लिख के देखो जरा एक बार। भाई आरएस में सवाल आते हैं ना, ऐसे भी हिंदी में ग्रामेटिकल सवाल आते हैं ना, कि इसमें वर्तनी शुद्धि संबंधी नहीं आते। हाँ, तो तैयारी जब से स्टार्ट से ही करोगे तभी मामला बैठेगा। लिख लिया? ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, हाँ आराम से। गलत, गलत, गलत। देखिएगा अब कितना सिंपल सा शब्द है। एक सही लिखा है, बाकी आप सभी ने गलत लिखा है। अब शब्द क्या बोला था मैंने? अतिशयोक्ति। ठीक है। अब लिखते कैसे हो आप? अब इसमें आपने, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस शब्द को आधा लिख लेते हैं, जबकि होता कैसा है? अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता है। अतिशयोक्ति
क्षयोक्ति होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से ही मेहनत करोगे तो सारे मामले क्या हो जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे। वैसे इस जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, तो इस जियो का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, अर्थ या पृथ्वी हो गया। वैसे ही ये जो हमारा ग्रेफो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। या तो हम कहते हैं स्टडी, और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है, और या फिर होता है डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन। यानी कि कुल मिलाकर के यदि हम बात करें कि इस जियोग्राफी के अंतर्गत या भूगोल के अंतर्गत हम दरअसल किसका अध्ययन या वर्णन करते हैं, किसका कर रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का वर्णन करना, यही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ स्टडी ऑफ द अर्थ या फिर डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। या तो क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर पृथ्वी का वर्णन करना, यही क्या कहलाता है। अब मैंने कहा ना जियोग्राफी में साइंस है, तो भूगोल में जो आप अध्ययन करोगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करोगे। तो ये जो अध्ययन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। तो यह अध्ययन कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक भी होना चाहिए और आपके तार्किक भी होना चाहिए। यहाँ तक मामला कंप्लीट है। ठीक है, लिखना चालू करें फिर। अब यहाँ से ये लिख लीजिए, केवल आपको लिखना है भूगोल किस भाषा का शब्द है, एज इट इज़ फॉर्मेट में लिखिएगा। ये वाला लिखना चाहो तो लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, और अब से आगे जो भी मैं कुछ चीज़ें जैसे बोर्ड पे लिखता जाऊँ ना, उसको साथ साथ में क्या करते रहो, फ्रेमिंग करते रहो, मेंशन करते रहो, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले केवल किस में लिखोगे तो चलेगा, इंग्लिश में। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखो। चीज़ें समझ में तो आ रही है, कोरिलेशन बिठा पा रहे हो ना एक दूसरे के साथ में, बस इंटरलिंकिंग अप्रोच बिठा दीजिएगा, बाकी सब मामला ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया, आगे बढ़े। ये उतार लो। अब जैसे ये जो लाइन वाली कॉपी है, ये इरिटेट कर रही है ना थोड़ा। अगर ये कि ये ब्लैंक कॉपी होती तो थोड़ा सा लिखने में क्या होता है, अच्छा लगेगा। दो तीन दिन तक राइटिंग सही नहीं आएगी, ऐसा है ना। लेकिन जब आप लगातार लिखोगे तब राइटिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उस पर अच्छी आने लगती है। और एक टाइम ऐसा आएगा
कि आपको इस लाइनदार कॉपियों को लिखने में फीलिंग नहीं आएगी, फिर आप कौन से पे लिखना पसंद करोगे? ब्लैंक पे ही लिखना पसंद करोगे। ठीक है, अब इसको देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादातर ध्यान हमारा किस पर होना चाहिए, पीटी पे या मेंस पे? मेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना हो, लैंग्वेज के फॉर्म का मतलब जो अब तक अपन ने ये जो पैराग्राफ फॉर्मेशन समझा है, अगर इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में देखना हो तो हम कैसे देखते हैं? अब देखिएगा, तो हमें किसका वर्णन करना है? पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन, अध्ययन करना या वर्णन करना है। अब कैसे देखिएगा, जो मैंने समझाया वही लिख रहे हैं। जैसे भूगोल ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर के बनाए? 2 शब्दों, एक है जियो और दूसरा है आपका ग्रेफो, से मिलकर के बनाए। अब जैसे जियो का अर्थ क्या हो गया और ग्रेफो का अर्थ क्या हो गया? वर्णन करना, है ना, या वर्णन या डिस्क्रिप्शन कह दो आप, उसका भी अर्थ एक ही होता है। जिसका अर्थ है वर्णन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन ऑब्लिक पृथ्वी का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब लैंग्वेज में लिख लो, लिखिएगा भूगोल कूल करना है या फिर कम कूलिंग चाहिए ना, ज़्यादा चाहिए? हाँ, तो भूगोल ग्रीक भाषा के, ग्रीक कह दो, ग्रीस कह दो, कोई भी लिख लो, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, अब डैश करके लिखिएगा। एक शब्द लिखिएगा जियो, इंग्लिश में लिखो तो बेटर रहेगा, जियो, ब्रैकेट में लिखिएगा। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जिसका अर्थ है पृथ्वी, है ना, तो ब्रैकेट में केवल पृथ्वी लिख लो, जियो, और ब्रैकेट में लिखिएगा पृथ्वी तथा ग्रेफो। अब इंग्लिश में भी लिखिएगा और ऑब्लिक करके इसको हिंदी में भी लिखिएगा, ताकि आप पढ़ने में क्या पढ़ोगे? इसको ग्रेफो पढ़ोगे। लेकिन लिखते कैसे हैं? ग्रेफोस लिखते हैं, पढ़ोगे क्या इसको? ग्रेफो। ग्रेफो, और ब्रैकेट में लिख लो वर्णन ऑब्लिक अध्ययन, वर्णन ऑब्लिक अध्ययन, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ग्रेफो से, मतलब ग्रेफो के बाद ब्रैकेट के बाद में लिखिएगा से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन, जिसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन ऑब्लिक, पृथ्वी का वर्णन ऑब्लिक अध्ययन करना होता है। शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना होता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको कहा है कि ये अध्ययन कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडी होनी चाहिए। तो एक शब्द लिखा है, दिस स्टडी और डिस्क्रिप्शन शुड बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल, यानी यह अध्ययन वैज्ञानिक एवं, तो इसी में कंटिन्यू लिखिएगा, यह अध्ययन, यह अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक होना चाहिए। यह अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टडी कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक एंड लॉजिकल होनी चाहिए। जो अपन बात कर चुके थे कि ये जो अध्ययन होता है, ये हमारा अध्ययन कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल। तो ये अध्ययन कैसा होना चाहिए? अध्ययन या वर्णन वैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, एक शब्द लिखा है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है,
शब्द यही है, केवल के जो भूगोल है उसको इसको जो पृथ्वी के आवास के रूप में जानते हैं, यानी जो पृथ्वी है उसको मानव के आवास के रूप में भी हम देखते हैं। तो पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में, इनहैबिटेड के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या हमारे पास में जितने भी ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं, क्या उन तमाम ग्रहों पर या तमाम प्लेनेट्स पर जीवन विद्यमान है? आंसर होगा नहीं। पृथ्वी पर केवल जीवन जो विद्यमान है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ दशाएं हैं, है ना। क्यों? हमारे यहाँ पर जो सूर्य है उससे एक उचित दूरी है, ना हम ज़्यादा सूर्य के पास है, ना हम ज़्यादा सूर्य से दूर हैं। इसका मतलब हमारा ग्रह, जो भी हमारा प्लेनेट है, ग्रह है, वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। दूसरा कि हमारे यहाँ पर पानी है, जल है, और तीसरा हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इन तीनों कारणों की वजह से हमारे यहाँ पर क्या है? जीवन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा, 3 शब्द हैं, एक है जियो और शब्द क्या लिखा है? लोजिया। एक लिखा है जियो और मैट्रिया, और एक लिखा होगा जियो और आइड्स। 3 शब्द लिखा है। जियोलॉजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का वर्णन करना होता है। दूसरा लिखा है जियोमेट्रिया। मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। तो हमें पृथ्वी का मापन करना है। और तीसरा दे रखा है जियो और आइड्स। आइड्स का मतलब द शेप ऑफ द अर्थ। अभी हम चर्चा करेंगे शेप ऑफ द अर्थ का क्या तात्पर्य है, क्या मामला हमें देखने को कैसे मिलता है। तो इन तीनों के बारे में जब भी आ जाए, मान लो लिखा हुआ जियो और लोजिया, मतलब क्या हो गया? जियोलॉजिया का अर्थ क्या हो गया? स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्रिया मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियो और आइड्स, जियोइड्स, तो इसका अर्थ क्या हो गया? शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। एज इट इज छापना है, जगह छोड़ लीजिएगा, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा बाद में, तो आप उसी में क्या कर लेना, जब भी आप फेयर कॉपी जो बनाओ ना, तो उसके बाद में इसको क्या कर लेना, थोड़ा सा मतलब ये जो चार्ट है इसको एज इट इज छाप लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में छापिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे काम रहेगा। अब देखिए 3 बड़े सवाल है जो दरअसल आपको हर बार परेशान करेंगे। एक सवाल तो है फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पिता किसे कहते हैं। अब इसमें पहले में 2 लिखा है नाम, एक में लिखा है इरेटोस्थनीज और दूसरे में लिखा है हिकेटियस। अब इन दोनों, मान लो ऑप्शन में दोनों ही आ गए, प्रश्न पूछा हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, ऑप्शन मिल गया इरेटोस्थनीज, ऑप्शन मिल गया हिकेटियस। किसको ठीक करोगे? ध्यान रखिएगा हिकेटियस को ठीक करना, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हमें सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना होता है। जब आप जियोग्राफी में हायर एजुकेशन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अब जैसे आपने लूसेंट वगैरह जो धार्मिक ग्रंथ हैं, मैंने कल ही बोला था ना, गाइड पढ़ोगे तो हमेशा क्या रहोगे? मिसगाइड रहोगे। तो लोगों के लिए धार्मिक जो रिलीजियन जो ग्रंथ है, जो धार्मिक सोर्सेज है, मेट्रोलॉजिकल जो सोर्सेज है ना, वो सारे के सारे कौन से हैं? लूसेंट हो गई, है ना, जितनी भी गाइडें होगी, तो उन सब में तमाम गाइडों में लिखा हुआ मिलेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। जबकि वास्तविक रूप से भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तब तो हिकेटियस है। 95% तक हिकेटियस का मामला नहीं पूछता आपसे, पूछता किसका है? तो ध्यान रखिएगा कि कौन है फिर? इरेटोस्थनीज है, ठीक है। एक पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल का जनक या फिर आधुनिक भूगोल का पिता दरअसल किसे कहा जाता है? तब आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है उसे ही हम आधुनिक भूगोल का जनक या फिर आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। जो इरेटोस्थनीज, जो हिकेटियस है, अभी हमने बात की यूनान, तो ये दोनों के दोनों यूनान के स्कॉलर थे, ये दोनों के दोनों यूनान के जियोग्राफर्स थे, यानी यूनानी भूगोलवेत्ता थे। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा जाए तो आप थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर हटा देगा, वॉन हम्बोल्ट, वॉन भी हटा देगा, हम्बोल्ट, ठीक है, फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा
वही मैंने उसको लैंग्वेज के रूप में रखा, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, यूनानी स्कॉलर्स वगैरह हैं। फिर अगला दे रखा है कुछ विद्वानों के अनुसार हिकेटियस, वो लैंग्वेज के फॉर्म में, तो आप लैंग्वेज एज इट इज रखिएगा। लैंग्वेज जो मैंने लिखवाई है, जो लिख रही है, उसको आपको चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में तो जहाँ इंग्लिश के शब्दों का यूज किया ना उसको लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा एक शब्द लिखा है, एक वर्ड आया है यहाँ पर, कॉस्मोस शब्द लिखा है ना, कॉस्मोस। अब ये कॉस्मोस, सब सवाल पूछा जाता है कि ये कॉस्मोस किसकी रचना है, तब आंसर होगा ये कॉस्मोस किसकी रचना है, हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना कौन सी है, कॉस्मोस है, इज द फेमस वर्क। ठीक है, वर्क का मतलब रचना जैसे अपन कह सकते हैं। तो जो हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना कौन सी है, कॉस्मोस भी। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कॉस्मोस किसकी प्रमुख रचना के तौर पर है, तब आंसर क्या होगा, हम्बोल्ट की प्रमुख रचना है। और हम्बोल्ट ने एक शब्द का प्रयोग किया है, क्या, आइसोथर्मल लाइन। क्या उस कॉस्मोस में किसका प्रयोग किया है, आइसोथर्मल लाइन। और आइसोथर्मल लाइन होती क्या है, अ लाइन ऑन अ वेदर, मैप और चार्ट, यानी कि जो मैप और जो चार्ट होता है उस पर एक मौसम संबंधी एक ऐसी रेखा, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल लाइन। मतलब जो समान दो बिंदु होते हैं ना मानचित्र या किसी भी चार्ट पर, जो समान मौसम की कंडीशन को दर्शाती है। जैसे आपने एक मैप बना दिया और उस मैप पर एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों ही पॉइंट्स पर एक समान मौसमी घटनाएं हैं। इन दोनों मौसमी घटनाओं को दर्शाने के लिए आप जिस एक रेखा का प्रयोग करते हैं उसी रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल लाइन। अब ये जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, जलवायु विज्ञान, उसमें काम आएगा, उसमें शब्द आएगा आइसोथर्मल लाइन। या फिर इसी आइसोथर्मल लाइन को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा वो मिल जाएगा, समताप रेखा क्या है दरअसल। तो इंग्लिश में आइसोथर्मल लाइन और हिंदी में समताप रेखा है क्या। तो हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना है कॉस्मोस, और हम्बोल्ट ने मानचित्र पर दिखाने वाले इसको पहले व्यक्ति थे आइसोथर्मल लाइन को। ठीक है, अभी आइसोथर्मल लाइन है क्या, तो अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अ लाइन ऑन अ वेदर, मैप और चार्ट कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल लाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने आपको, जहाँ से भूगोल का विस्तृत सिलेबस अपना स्टार्ट होता है वो ये पार्ट है। जैसे जो हमारी ज्योग्राफी है उसको दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से, एक तो है जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, एक है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है मानव भूगोल। अब फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने पार्ट दे रखे हैं, 4। एक का नाम दे रखा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के लिए हम हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं स्थल मंडल। एक दे रखा है आपको एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं वायुमंडल। एक दे रखा है हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर के लिए हम हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं जलमंडल। एक दे रखा है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, जैवमंडल। अब इनके लिए भूगोल में पूरी की पूरी ब्रांच है। ठीक है, हमारे भी सिलेबस में है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली रूप से पता नहीं है। कैसे, समझिएगा। हमने भूकंप पढ़े हैं, ज्वालामुखी पढ़ी है, प्लेट विवर्तनिकी पढ़ी है, महाद्वीप और महासागर बने कैसे, इनके बारे में पढ़ा है। इसका मतलब हम भूगोल की जिस एक ब्रांच के अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं वो ब्रांच है आपका लिथोस्फीयर। और वो लिथोस्फीयर किसके जो पूरी भूगोल का एक चैप्टर है उसे क्या बोला जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थात भू आकृति विज्ञान। यानी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत दरअसल हम पढ़ते क्या है, तो पृथ्वी के सतह तथा पृथ्वी के भूगर्भ में, भाई जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान वगैरह कैसे बने, और इस अर्थ के नीचे जो भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह कैसे उत्पन्न होते हैं, जो प्लेटें हैं वो प्लेटें दरअसल कैसे उनके अंतर्गत मूवमेंट होता है, उन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो दरअसल किसके अंतर्गत करते हैं, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। दूसरा जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अब पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की आंतरिक परतों में तो पढ़ लिया, लेकिन पृथ्वी से ऊपर जाने पर भाई वायुमंडल में किस प्रकार की दशाएं विकसित हो रही है, तो उसको भूगोल की जिस एक ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं।
ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। फिर एक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है भाई आप पृथ्वी की सतह पर गए और आगे समुद्र आ गया, अब समुद्र से अंदर भी तो जाते हो ना, समुद्र की आंतरिक परतों में भी जाते हो। अब आंतरिक परतों में जाने पर आपको किस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, किस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है, वो किसके अंतर्गत पढ़ते हो? समुद्र विज्ञान, जिसे हम कहते हैं ओशनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और एक है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल, जहां पर आपको इको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होता है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होता है, यानी पर्यावरण और पारिस्थिति के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सारा का सारा जिस भूगोल के ब्रांच का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए, बिना फिजिकल ज्योग्राफी को समझे हुए आप किसको नहीं पढ़ पाओगे? मानव भूगोल को नहीं समझ पाओगे। भाई भूगोल ये सब पृथ्वी ने, हमारी जो अर्थ है ना, नेचर, प्रकृति, उसने स्वयं बनाया है, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो क्रियाकलाप किए हैं उनका परिणाम है मानव भूगोल। भाई ये तो प्रकृति ने खुद बनाए और ये इस प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव के द्वारा विकसित किए गए, जिसे हम भूगोल की जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं हमने उसे बोल दिया मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी बोल दिया। जैसे पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन में क्या प्रकृति का कहीं रोल है? क्या नहीं है, मानव का ही रोल है। ठीक है, दूसरा सेटलमेंट ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल जिसे अपन बोलते हैं। भाई जो अर्बन बस्तियाँ, जो रूरल बस्तियाँ, मतलब जो शहरी बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ जो भी विकसित हो रही है, क्या उसमें प्रकृति का योगदान है? प्रकृति ने तो क्या बना दिया, स्थल वगैरह बना दिए, लेकिन उस पर बस्तियाँ किसने स्थापित की है? मनुष्य ने। तो वो किसके भूगोल के अंतर्गत हो गई? सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया। अब एक है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। अब उस पर जो जमीन है, भाई जमीन बनी स्थल मंडल पर, ठीक है, अब उस पर मनुष्य ने क्या करना प्रारंभ कर दिया? एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर दिया, उद्योग लगाने प्रारंभ कर दिए, परिवहन के लिए साधनों का विकास कर दिया। तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक भूगोल, जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी भी मामला जुड़ जाता है आपका, ये भी आर्थिक भूगोल का ही मामला है। तो ये सारे के सारे भूगोल की वो ब्रांच है जो मनुष्य के द्वारा विकसित की गई है। लेकिन इनको समझने से पहले हमें किसको समझना होता है? और इन सब को समझने से पहले इन सब में देखिए, इन सब के बारे में इंटरलिंक है। जब तक आप पृथ्वी के स्थल मंडल को नहीं समझोगे, पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की आंतरिक परतों को नहीं समझोगे, तब तक हमें वायुमंडल के बारे में नहीं पता चल पाएगा। जब इन दोनों को नहीं समझोगे तब तक हमें जलमंडल के बारे में पता नहीं चल पाएगा, ओशनोग्राफी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और जब तक इन तीनों को नहीं समझ पाओगे जब तक हमें इको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो चीजें पढ़ने का एक निश्चित क्रम है और वो क्रम आपका यही रहता है। अगर इस तरीके से पढ़ा है जब तो हमारे पास में ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो हमें चीजें क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लगती है। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मॉडर्न ज्योग्राफी में थिंकर्स हैं, वो हम पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक चिंतक या विचारक। जब भी आप नेट का एग्ज़ाम दोगे, जब भी आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, तब आपके चैप्टर जुड़ता है भौगोलिक चिंतक या भौगोलिक विचारक। या फिर आप जब यूपीएससी में ऑप्शनल होगा जब आपका ज्योग्राफी मेंस में, तब वहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल विचारक के बारे में पढ़ना होता है, आधुनिक भूगोलवेता कौन कौन से और उन्होंने भूगोल के बारे में क्या क्या कहा है। तो हमारे सिलेबस में वो वाला मामला है ही नहीं, तो हमें अनावश्यक तौर पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए, ये है जिसे हम कहते हैं माउंटेन। का मतलब क्या है? ये है प्लेट नहीं, प्लेटू। प्लेटू का मतलब क्या है? पठार है।
प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब मैदान है। फिर ये है आपके कौन से प्लेन? कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब है मैदान भी कौन से? तटीय मैदान। ठीक है। इससे जब भी आप आगे बढ़ते हो तब आपको लिखा हुआ मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपने नाम सुना होगा हिंदी में महाद्वीपीय मग्न तट। नाम सुना है? महाद्वीपीय मग्न तट। इन मग्न तटों से आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तब आपको समुद्र में अचानक ढाल नजर आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ढाल का मतलब क्या होता है? स्लोप, है ना। तो ये जो ढाल है इन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि महाद्वीपीय ढाल है। अच्छा, इन महाद्वीपीय ढालों के बाद में अचानक आपको जो समुद्री क्षेत्र होता है उस समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे उभार टाइप की संरचना देखने को मिल जाती है। एक ऐसे उभरी हुई संरचना देखने को मिल जाएगी। कैसी संरचना मिलती है? उभार हुई देखने को मिलती है, और इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज का मतलब क्या होता है? उभार, यानी कि महाद्वीपीय उभार। जो भी उभरी हुई संरचना है उसे क्या बोल दिया हमने? उभार। जब भी आप इस उभार से आगे बढ़ते हो तब आपको एक समुद्र का एक फ्लैट एरिया नजर आता है। ये कैसा क्षेत्र है? समतल एरिया है, फ्लैट एरिया होता है। हम इसे बोलते हैं ओशियनिक बॉटम। ओशियनिक बॉटम। इस ओशियनिक बॉटम का मतलब होता है महासागरीय नीतल, है ना। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसे? महासागरीय महासागरीय नीतल। तल नहीं, तल की जगह क्या बोलोगे? नीतल। ठीक है। अब नंबर ये फर्स्ट और ये जो नंबर सेकंड, ये जो दोनों स्थलाकृतियां हैं इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज। इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। नाम सुने? अभी आप कोई बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था? मिड ओशियनिक रिज, इन्हें क्या बोलते हैं? मध्य महासागरीय कटक। क्या है मैं समझाता हूँ। इन दोनों के बीच वाला ये जो भाग होता है, जिसे मैं एक्स वाई और क्या लिख लेता हूँ जेड, इसे बोला जाता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? भ्रंश घाटी। इतनी चीज़ों के आपने नाम जरूर सुने होंगे। सुने? पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, महाद्वीपीय। ठीक है। इनको लिखेंगे कब? जब हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, भूआकृति विज्ञान जब भी स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिएगा, पर्वत का मतलब क्या?
क्या पर्वत से ऊपर स्थलाकृति आपको इस महाद्वीप पर कोई देखने को मिलती है? अगर होती तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नहीं होती। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे ऊंची स्थलाकृति कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना। इसका मतलब पर्वत सबसे ऊंचे हैं। पर्वतों के बाद में ऊंचाई होती है पठारों की। ठीक है, फिर मैदान है, फिर तटीय मैदान है। तटीय मैदान का मतलब जो समुद्री तट के समीप स्थित जो मैदानी क्षेत्र है, हमने उन्हें किन नामों के साथ में जाना है? तटीय मैदान कहा है। फिर लिखा है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तटों का क्या मतलब है? वे मैदानी क्षेत्र जो जल की अधिकता के कारण तो समुद्र के अंदर और जल की कमी होने पर तटीय मैदानों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मछली होती है ना, वो इसी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, आपने मैप को देखा होगा तो एक तो होता है डार्क ब्लू वाला पार्ट, एक होता है लाइट ब्लू वाला पार्ट। तो जो लाइट ब्लू वाला पूरा जो पार्ट है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तटों के नाम से जानते हैं। फिर है महाद्वीपीय ढाल। इनसे आप जैसे ही समुद्र की ओर आगे बढ़ोगे तो अचानक आपको कैसे तीक्ष्ण ढाल देखने को मिलते हैं, तीव्र ढाल देखने को मिलते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढालों के नाम से जानते हैं। फिर इन ढालों के बाद में अचानक एक उभरी हुई संरचना होती है। इनका विकास क्यों होता है? ओशनोग्राफी में बेटर समझेंगे, अभी थोड़ा समझने का। भाई समुद्र के अंदर वेव्स बनती हैं, लहरें बनती है। अब ये लहरें बनेगी तो अपने साथ में समुद्र के जो नीचे जो भी मलबा होगा, कोई जो भी सेडिमेंट्स होगा, जो भी अवसाद होगा, वो अपने साथ लेकर के जाएगी। भाई मान लो अगर यहाँ से कोई नदी चले तो नदी अपने साथ में यहाँ से कूड़ा कंकड़ नहीं लेके जाएगी और किसी एक संरचना पर जाकर के क्या कर लेगी? उसको छोड़ लेगी। तो जब लगातार छोड़ेगी तो क्या होगा? वहाँ पर एक उभरी हुई संरचना देखने को मिलेगी, और उसे ही हमने क्या बोल दिया? महाद्वीपीय उभारों के नाम से जाना है। ठीक है, और फिर एक भाग आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? महासागरीय नितल। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसको और समझना। मैंने कहा यहां तक जो भी संरचना है, यहां तक जो भी संरचना है, ये सारी की सारी किसकी है? महाद्वीपीय संरचना है। और इसके नीचे वाली किसकी है? महासागरीय संरचना है। यानी एक महाद्वीपीय संरचना है तो दूसरी, और जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। वहां पर फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पर महाद्वीपीय संरचना है, और ये जो महाद्वीपीय संरचना है ये ग्रेनाइट से युक्त चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है। तो वहाँ जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं शब्द ये प्रयोग करूंगा कि महाद्वीपीय स्थलाकृति ग्रेनाइट युक्त चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है, जबकि वही महासागरीय स्थलाकृति बेसाल्ट युक्त चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है। तो यानी ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टानों से। और ये किससे निर्मित है? बेसाल्ट। वो तब हम बेटर समझ पाएंगे क्यों है, उसका मामला आगे पढ़ेंगे। भाई एक क्या होता है? सिस्टमेटिकल तरीका होता है, क्रम होता है। अगर आप उसी तरीके से चीज़ों को समझोगे तब तो ठीक ठाक समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप चाहे पढ़ो कितना भी, जब आप तरीके के साथ में नहीं समझोगे ना, तब आपको चीज़ें इंटरलिंकिंग अप्रोच से समझ में नहीं आएगी। एक बार आप पढ़ते हो, जैसे मान लो अगर आपको भूकंप पढ़ना है तो भूकंप से पहले आपको पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं सीधा ही कह दूं कि टॉपिक भूकंप बहुत इंटरेस्टेड है, अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो भूकंप बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर मैं सीधा भूकंप पढ़ाऊं और मैं कहूं कि भूकंप की उत्पत्ति आपके जो मध्यवर्ती परत है ना, सियाल, सीमा, नीफे, तो सीमा वाली परत से होती है। अब आप कहोगे ये सियाल, सीमा, नीफे क्या है? तो उससे पहले अगर हमने जब सियाल, सीमा, नीफे पढ़ा हुआ होता है तब मैं कहूँगा ना कि भाई इसकी उत्पत्ति आपके जो सीमा वाला भाग है उससे होती है, क्रस्ट मेंटल कोर तो मेंटल से होती है। तो आप बेटर समझ पाओगे ना कि मेंटल क्या है। तो चीज़ें सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये किसकी स्थलाकृति है? कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर है, और ये आपका ओशियनिक स्ट्रक्चर है, महाद्वीपीय और महासागरीय संरचना है। अब एक लिखा हुआ है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, हाँ नाम सुने हैं, कटकों के नाम सुने ना बहुत सारे। अच्छा नहीं सुना हो तो ऐसा समझिएगा, आपने एक पिक्चर देखी है रन? रन पिक्चर देखी है? हाँ, अभिषेक बच्चन वाली और विजय राज वाली पिक्चर देखी है रन? नहीं देखी? अच्छा, कहता है ना कि मतलब छोटी गंगा कह करके नाले में कुदा दिया उसको,
5 रुपए वाली चिकन बिरयानी वाला वो जो देखा होगा तो, हाँ ठीक है, देखा तो बेटर समझ में आएगा। आपने नाला देखा है? अच्छा, उस नाले के जो दोनों किनारे होते हैं, आप उसको तो समझ लो कटक, और उसके नाले के जो बीच वाला भाग है उसे बोला जाता है रिफ्ट वैली, ब्रंश घाटी। ऐसे समझ में नहीं आया तो स्पीड ब्रेकर देखें रोड पर, 2-4 लगातार है, तो जो स्पीड ब्रेकर का ऊपर उठा हुआ भाग है आप उसे समझ लो कटक, और उनके बीच में जो धसा हुआ भाग है उसे समझ लो रिफ्ट वैली, इसका मतलब भ्रंश घाटी। यानी कि महासागरों के अंदर जो पर्वतीय संरचनाएं होती है ना, उसे बोला जाता है मध्य महासागरीय कटक। यानी महासागरों के अंदर जो भी आपकी चट्टानी स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसे आप क्या बोल देते हो? मध्य महासागरीय कटक। और जब दो कटकों के बीच वाला भाग होता है उसे आप क्या बोल देते हो? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब रिफ्ट वैली। अच्छा, और इस जब भ्रंश घाटी में जब भी चटकन, दरारन या भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, चटकन, दरारन या भ्रंशन की प्रक्रिया होगी, तो इस रिफ्ट घाटी के अंदर भी क्या बनती है? दरार बनती है, और इस रिफ्ट वैली की जो गहराई होती है वो और अधिक क्या हो जाती है? गहरी, और बनने वाली नई संरचना को कहा जाता है ट्रेंच। ट्रेंच को हिंदी में बोलते हैं गर्त। ट्रेंच को क्या बोला जाता है? गर्त। आपने नाम सुना मेरियाना ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, मेरियाना गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, नाम सुना ही है। ये मेरियाना गर्त और प्यूर्टो रिको ग्रंथ जो गर्त है, दरअसल ये बने किसके कारण है? तो इस भ्रंश घाटी में दरारन या चटकन की प्रक्रिया हुई, तो इससे निर्मित इस कलाकृति को क्या कहने लग गए हम लोग? गर्त कहने लग गए, ट्रेंच कहने लग गए। बात समझ में आई? शब्दों पर लिखेंगे, इसके बारे में थ्योरी बाद में लिखेंगे, पता चल जाएगा, उस समय वापस पढ़ेंगे क्या मामला था, लेकिन अब तक इतना मामला समझ में आया। अब आपने एक नाम सुना होगा नर्मदा नदी के बारे में, एक नदी का नाम सुना होगा आपने, तापी या ताप्ती नदी। तो उसके बारे में कहा जाता है इन दोनों नदियों के बारे में कि ये दोनों नदियां भारत में भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। लिखा हुआ मिलता है ना किताबों में, सीधी लिखी हुई मिल जाएगी कि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अरे हमें जब यही नहीं पता कि भ्रंश घाटी कहते किसे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि प्रवाहित कैसे हो रही है? इसका मतलब जो नर्मदा नदी है वो विंध्यन पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में प्रवाहित हो रही है। मैप में देखोगे तो पता चलेगा। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि नर्मदा किस पर्वतों की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है। और तापी या ताप्ती आपके इधर है सतपुड़ा, नीचे है अजंता की पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र में अजंता हिल्स है, अजंता की पहाड़ियां, इनके बीच में प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये दोनों किस में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होने वाली क्या होती है? नदियां हैं। ठीक है, यहाँ तक मामला कंप्लीट है, समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न पढ़िएगा। पहले प्रश्न दे रखा है, डज लाइफ एक्सिस्ट? एक्सिस्ट का मतलब क्या होता है? विद्यमान होना, है ना, ऑल ओवर द अर्थ। अब प्रश्न ये है, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर आपको जीवन देखने को मिलता है? जीवन का मतलब क्या है? लाइफ, जीवन देखने को मिलता है? नहीं। क्यों? उत्तरी, अगर कहीं पर भी एक मछली भी मिल रही है ना, तब भी जीवन है। भालू नहीं है, मछलियां नहीं है, फिर मुझे तो आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है? है? आंसर होगा नो, नहीं। तो इसका आंसर क्या है? अब मन में ये सवाल आना चाहिए ना, अभी जैसे ठीक आया ना, क्यों भाई, क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? हमने तो बर्फीला भाग भी देख लिया, वहां पर भी है, तो क्यों नहीं है? देखिएगा, आपने कभी भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में सुना होगा, जैविक और अजैविक घटकों के बारे में सुना होगा, नाम सुने ना, जैविक घटक है, ये अजैविक घटक है। अच्छा, मैं कुछ शब्द लिख लेता हूँ। एक है आपके सॉइल। सॉइल का मतलब क्या है?
एक है आपकी एयर, एयर का मतलब क्या है, वायु कह दो, हवा कह दो, कुछ भी कह दो, जो इच्छा है मन में ऐसा क्या है। और एक है आपका वाटर का मतलब जल कह दो, पानी कह दो, कुछ भी कह दो, हाँ जल ही जीवन है। क्या ये तीनों सजीव है या निर्जीव है? कितना बेसिक सवाल है। तीनों निर्जीव है, पानी भी निर्जीव है, हवा भी निर्जीव है और मिट्टी भी निर्जीव है। अच्छा, अपने निर्जीव है, सजीव है, सजीव है। अच्छा, निर्जीव क्यों है? एक बार क्या होता है पता है, एक ऐसा ही मतलब स्टोरी होती है, कहते हैं ना कि जब एक गडरिया होता है ना, वो बहुत सारी जब भेड़ों को लेके जा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, एक भेड़ बीच में खड्डा आ गया और एक भेड़ खड्डे में गिर गई, तो पीछे वाली सारी की सारी क्या है, गड्ढे में गिर जाती है। वो कुछ नहीं देखती, उनका मुंह हमेशा नीचे रहता है ना। तो कई बार क्लास में क्या होता है पता है, एक लड़के ने अगर कुछ भी बोल दिया तो वो भेड़ चाल टाइप होता है, एक ने बोल दिया मतलब सब सही है ना। अब आंसर बताओ, सजीव है या निर्जीव है? सजीव। अच्छा, सजीव क्यों है? अच्छा, सजीव। निर्जीव क्यों है? ये मिनरल्स है ना, मिट्टी भी, हवा हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, जल हुआ, H2O, ये सजीव कैसे हो सकते हैं? निर्जीव है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे है? इनमें जीवन नहीं है, इसमें लाइफ नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये आपके सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटकों के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट है, ना कि बायोटिक कंपोनेंट है। यानी ये तीनों के तीनों क्या है, सजीव या निर्जीव? ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या है आपके, निर्जीव है। तो सजीव कौन है? जब ये तीनों मिलते हैं ना, तब अपन ने एक पढ़ा था अपन ने पढ़ा है, याद होगा, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो मिट्टी क्या है? अगर मैं इस मिट्टी को कहूँ कि दरअसल ये मिट्टी क्या है, तो मेरी भाषा में ये मिट्टी क्या है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। ये एयर क्या है मेरी भाषा में अगर मैं कहूँ, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। और ये वाटर क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। यानी कि ना स्थल सजीव है, ना आपका वायु सजीव है, ना आपका जल सजीव है, लेकिन इन तीनों के बीच में जो भी एक ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन का मतलब है संक्रमित क्षेत्र, मतलब ये आपका एटमॉस्फेयर, ये आपका लिथोस्फीयर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों के बीच में जो भी ट्रांजिशन जोन है, जो भी संक्रमित क्षेत्र होगा, है ना, वो संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? दरअसल उसे हम क्या कहेंगे, जैवमंडल, बायोस्फीयर। और यही कारण है कि जो लाइफ है वो केवल और केवल कहाँ पर है, इसलिए मैंने नीचे शब्द लिखा है, नो ओनली ऑन बायोस्फीयर। जो सजीव है, जो जीवन है, वो हमें केवल और केवल कहाँ पर देखने को मिलता है, बायोस्फीयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसका मतलब आपके पास में स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, निर्जीव हैं, और सजीव कहाँ पर है, बायोस्फीयर में। इसलिए अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था, उसमें एक चौथा पॉइंट लिखा था, इको एनवायरनमेंट। तो उन तीनों में जीवन कहाँ पर है, केवल और केवल इको और एनवायरनमेंट में जीवन है, बाकी सब क्या है, निर्जीव है। अब हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पर जल भी है, यहाँ पर स्थल भी है, और यहाँ पर वायु भी है। इसलिए हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, हमें जीवन देखने को मिलता है, लाइफ देखने को मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर जीवन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब अंतिम रूप से अगर हम कहें कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन है, अब वही है जो मैंने अभी आपको समझाई है, द इन्फेक्टेड एरिया, या फिर ट्रांजिशन जोन कह दो, ऐसे कुछ भी कह दो, संक्रमित क्षेत्र बिटवीन द लिथोस्फीयर, द एटमोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, वेयर लाइफ एक्सिस्ट
इज कॉल्ड एज द बायोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के मध्य का वह संक्रमित या संक्रमण क्षेत्र जहां आपको क्या देखने को मिलता है, जीवन देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। यानी कि हमारा जीवन कहाँ पर है, जैवमंडल के अंतर्गत है, बाकी हमें जीवन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत में कमी हो तो बताओ। चीज़ें ठीक ठाक समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज देख लेते हैं कि अपन जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअली मामले ही थे। यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने भूगोल को क्या कहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट कहा है। क्यों कहा था? तो इसका मामला ये था क्योंकि भूगोल के अंतर्गत व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, वाई और हाउ, इन सब के हमें क्या देखने को मिलते हैं, जवाब देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने भूगोल को क्या कहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट के रूप में जाना है। कैसे था, बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, फिर अगला है किसका क्या मामला था, किसमें कौन सा सब्जेक्चुअली मामला था। फिर हमने बात की है कि भूगोल के अंतर्गत ये जो मामले हैं, ये दरअसल आपके जो मामले हैं ये किस के अंतर्गत आ सकते हैं, या किसका पार्ट कैसे देखने को मिलता है, या किस लैंग्वेज से निर्मित है। तो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, भूगोल किस भाषा का शब्द है, ग्रीक है, ग्रीस है, लैटिन है, या फिर यूनानी भाषा है। फिर हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि यूनान किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि भूमध्य सागरीय का जो क्षेत्र है, उसी भूमध्य सागर का जो पहले का जो तीनों महाद्वीपों के साथ में जो सीमावर्ती क्षेत्र था, उसे कालांतर में यूनान कहा जाता था। और उसी यूनान का विस्तार 3 महाद्वीपों में था। 3 महाद्वीप यूरोप है, अफ्रीका है और आपका एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर विस्तार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हमने एक देश की भी बात की है, ग्रीक या ग्रीस की, जिसकी राजधानी है एथेंस, और बाकी यहाँ पर जो टर्की वगैरह बात की उनके बारे में। फिर हमने बात की है कि भूगोल के बारे में, कि भूगोल किस, ग्रीक या ग्रीस या लैटिन, कोई भी एक शब्द ले लो, आपको जो अच्छा लगे उनमें से ले लो। उनमें एक शब्द है जियो और ग्रेफो। जियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थ, और ग्रेफो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, डेस्क्रिप्शन या फिर आपका स्टडी होता है। तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ द अर्थ या फिर डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। बट दिस स्टडी एंड दिस डेस्क्रिप्शन इज बी शुड बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल। यह अध्ययन या फिर यह वर्णन वैज्ञानिक और कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तो हमने इन सब के बारे में ग्रेफो से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ ये होता है, यह अध्ययन या यह जो वर्णन है भूगोल है ना, ये अध्ययन या फिर ये आपका वर्णन दरअसल कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक या फिर आपका तार्किक होना चाहिए। फिर अपन ने बात की तार्किक वैज्ञानिक होना चाहिए। पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में हमेशा देखा गया है ना। फिर बात की है कि जियोमेट्रिया है, जियोलॉजिया है ना। एक आपका जियो आप आइड्स है, आइड्स का मतलब होता है शेप ऑफ द अर्थ, मेट्रिया का मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोलॉजिया का मतलब क्या होता है आपका स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन करना है। फिर इसके बाद में फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में कहा है कि भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहते हैं। आंसर क्या होगा, इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक या भूगोल का पिता। और ये दोनों कहाँ के थे, यूनानी थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे आपके, अमेरिकन भूगोलवेता थे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट अमेरिकन भूगोलवेता है। फिर वही बात हो गई, कौन सा क्या मामला था। इसके बाद में कुछ विद्वानों के अनुसार हिकेटियस को क्या माना गया है, भूगोल का जनक या भूगोल का पिता माना गया, जो मैंने आपको बात बताई दी है। फिर इसके बाद में एक बात की है कॉस्मोस, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, कि कॉस्मोस किसकी प्रमुख रचना है। आंसर होगा किसकी प्रमुख रचना है, हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना है। और इसके अंतर्गत इसने किसके बारे में बताया है, आइसोथर्मल लाइन के बारे में बताया, या फिर समताप रेखा के बारे में इसने बताया है। फिर जो भी ज्योग्राफी है, जो भी भूगोल है, दरअसल उसकी ब्रांचें कौन कौन सी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये मामले है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके ये मामले आ जाते हैं। फिर उसके बाद में प्लेटू क्या है, आपके ये क्या है, इन सबको समझा है। ट्रेंच किसे कहते हैं, मेडुशियन ग्रेडिज किसे कहते हैं, इसको डिटेल में कहाँ समझेंगे, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब। ये स्टार्ट होने में लगभग आपके 5-7 दिन लग जाएंगे। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होने से पहले अपन बेस बना के चलेंगे कि पृथ्वी क्या है, उनके बारे में, जहाँ पर आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, फिर बात की क्या संपूर्ण पृथ्वी पर हमें जीवन देखने को मिलता है, तब आंसर क्या होगा, हमें संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन देखने को नहीं मिलता। तो फिर अगर कोई पूछे कि जीवन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के बीच में संक्रमित क्षेत्र होता है, उसमें ही हमें क्या देखने को मिलता है, जीवन। और उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और
जैवमंडल किसे कहते हैं तो उसकी लैंग्वेज अपन ने समझ ली कि बायोस्फीयर दरअसल कहाँ किसे जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया हो तो बताओ मुझे, यहाँ तक कोई सवाल हो जवाब हो तो बताइए कि यहाँ तक का मामला आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा, या फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा ही समझ में आ रही है या कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, बताइए। ठीक समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही? स्पीड ठीक है। देखिए आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा, अच्छा आपके साथ में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके मतलब करियर के साथ में छेड़छाड़ी करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको ये ज़िंदगी में कभी नहीं लगेगा कि आपको और कहीं पढ़ने की नौबत आएगी। वो आपने मेरे पहली क्लास से देख लिया होगा कि जो समझाने का तरीका है, जो मतलब चीज़ों को किस तरीके से मैं वेल ट्रेंड करके लेकर के चलता हूँ। अब आपको भला ही लगा होगा कि ये चैप्टर आपके 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया, इतना ही लगा आपने को 1.5 घंटा, 1.5 घंटे 1 घंटा 45 मिनट के आसपास में जो भी लगा है, लेकिन इस 1 घंटे और 45 मिनट के चैप्टर को फ्रेमिंग करने के लिए लगभग मुझे ज़्यादा नहीं तो 8-10 घंटे का मामला लगता है। मतलब पहली बार जब किया, अब तो कुछ भी नहीं है, हो चुका वो ऑलरेडी, लेकिन पहले कितने लगे थे? 8 से 10 घंटे, यानी 8 से 10 घंटों की मेरी मेहनत आपको कितने में मिलती है? 1 घंटे 1.5 घंटे में। यानी कि आपको जितना मैं 1 घंटे यहाँ पढ़ाता हूँ ना, इसका मतलब उसके पीछे मेरे 1 घंटे का मतलब 10 घंटे की मेहनत है। मैं पिछले 10 घंटे पढ़ता हूँ तब जा कर के आपको कितने घंटे पढ़ा पाता हूँ? 1-8 घंटे पढ़ा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया भर के सवाल घूमते हैं। अब अगर मान लो मैं आपके किसी सवालों के जवाब से आपको, जैसे स्कूल में क्या होता था, आपने सवाल पूछ लिया और सवाल पूछने के बाद में क्या होता था, टीचर को जवाब आता है जब तो दे देगा, अदरवाइज वो सवालों के जवाब क्या कर लेता है, ये कहकर छोड़ लेता था कि ये आपके अगली क्लास में पूछा जाएगा। अगर आप 6th में हो तो 7th के सिलेबस में आएगा, 7th में हो तो 8th के सिलेबस में आएगा। और जब आप 7th में जाकर के वही सवाल वापस पूछते हो तो वो टीचर कहेगा कि ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था। स्कूलों में ऐसा ही चलता है। ये आपके करियर का सवाल होता है। यहाँ पर यदि कोई मान लीजिए, देखिए हर कोई व्यक्ति अपने आप में निपुण नहीं होता, 100% कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, आप लोगों में से आप लोगों ने तैयारियाँ की है, आप लोग पढ़े भी हो। अब मैं अगर कहूँ कि मुझे भूगोल कितनी आती है, अगर मान लो भूगोल में 100% है तो उसमें से मुझे कितना प्रतिशत आना चाहिए? 99। मैं जब तक मतलब अपनी लाइफ में बुढ़ापे तक पहुंच जाऊंगा ना, जब तक मैं मरने की कगार तक पहुंच जाऊंगा ना, तब तक भूगोल मुझे 5% से ज़्यादा नहीं आएगी। मतलब आज से लगातार 20 साल तक और अगर मैं भूगोल पढ़ूँ ना, तब भी मुझे कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं आएगी? 5% से ज़्यादा नहीं आ पाएगी। इसका मतलब अब तक जो मुझे भूगोल आती है वो ये मान के चलो कि 1% से भी क्या है, कम है। अब ये मान के चलिए कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से वेल सेटल्ड करके पढ़ोगे तब आपके लिए ठीक है। अगर आप उसमें केवल और केवल नॉलेज अर्जित करने के लिए पढ़ोगे ना, कि आपको मतलब ऐसा है कि मुझे डेप्थ में जाकर के ही चीज़ों को पढ़ूंगा तभी मज़ा आएगा, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। और केवल बेस से पढ़ोगे तब भी आपके लिए क्या है, वो नुकसानदायक है। यानी ना आपको ज़्यादा डेप्थ में जाकर के पढ़ना है, ना आपको ज़्यादा ऊपर से पढ़नी है चीज़ों को। आपको एक बैलेंस बना करके चलना है। और एक सही प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होता है, उसका भी क्या काम होता है, वो शासन और प्रशासन का ग्रामीण परिवेश में या फिर जनता के बीच में। अच्छा, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट किए जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एक ही काम होता है कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। तो वो लोग चाहते ऐसा ही है कि आप उनके बीच में एक ऐसे बुनियादी संरचना के रूप में विकसित हो जो सरकार को एक पिलर के रूप में काम करें। तो वो पिलर कब मजबूत होगा, वो कब डेवलप होगा? जब आप किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से ऑब्जर्व करो, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो, ना कि रटने का प्रयास करो। ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इस शॉर्ट ट्रिक्स के दम पर आप RS नहीं बन सकते हैं। अगर आप बन भी गए, PT क्वालिफाई भी कर दिया, मेंस में अटके जाओगे। मेंस में अभी जैसे मैंने राइटिंग स्किल बताई है ना, जो फ्रेमिंग, ये तो आप समझिए कुछ भी नहीं है। ये तो केवल ये है कि भूगोल क्या है,
बस ये समझ लो कि भूगोल कहते किसे हैं। अब तक अपन ने सिर्फ एक ही समझा कि भूगोल कहते किसे हैं, बाकी भूगोल पूरी क्या पड़ी है बाकी है। इसीलिए मैंने शायद पहले भी स्टार्टिंग वाले एक ही दिन ये कहा था कि अगले 3-4 महीने लगातार सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चलता है, भूगोल। क्यों? क्योंकि तब तक आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। और अगर इसको ढंग से समझ लिया ना तो पीछे जितने भी चैप्टर हैं, पीछे जितने सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको पॉलिटी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको इतिहास समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो हिस्ट्री वाले सर कह रहे हैं कि ये युद्ध मद्रास के क्षेत्र में हुआ, अरे हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि मद्रास का क्षेत्र कहते किसे थे भाई। मामला किसका आया? स्थिति विशेष का आया, तो उस लोकेशन को ट्रैक करने का काम, उस लोकेशन को ऑब्जर्व करने का काम किस सब्जेक्ट के अंतर्गत है? ज्योग्राफी के अंतर्गत है। इसलिए अच्छे से पढ़ोगे ठीक ठाक मामला चलेगा। दूसरा, एक शब्द अपने किताब में हमेशा एक लिख करके रखिएगा, ना रुकना है ना भागना है, बस चलते रहना है। यानी कि ना तो आपको क्लास से आगे भागने की कोशिश करनी है, ना आपको क्लास से पीछे रहने की कोशिश करनी है। बस जो क्लासेस चल रही है उसके साथ आपको बने रहना है, ठीक है। यानी जो क्लास में आज पढ़ाया जाता है उसको कल पर कभी भी टाला मत करो, क्योंकि एक अच्छा कोट है, नेवर कम टुमारो, कल कभी भी नहीं आता है, ठीक है। और कल अगर कभी भी नहीं आता है तो उसका मतलब क्या है? आपको चीज़ें कब पढ़नी है? आज ही पढ़नी है। अगर आज ही पढ़ोगे तब तो ठीक है। अगर आप सोचोगे कि नहीं आज तो मैं कुछ नहीं, मतलब आज ये जैसे आपको लगा हुआ कि अच्छा कुछ नहीं पढ़ाया, इसको मैं क्या करूँगा, कल पढ़ लूँगा, फिर कल कोई और फ्रेंड मिल गया, उसके साथ में बाहर घूमने चले गए, फिर आपके मन में विचार आएगा यार अपन एक काम करते हैं, एक आध दिन अभी तो कुछ मैटर इकट्ठा हुआ नहीं है, इसको और कल पढ़ लेंगे। तो अगर ऐसे ही कल करते करते 7 दिन निकल गए ना, तो उसके बाद में मैटर इकट्ठा होता जाएगा, आपसे रिवाइज कभी भी नहीं होगा। और अपनी स्ट्रेटजी बना लो, आपको 5 दिन चीज़ें पढ़नी है और उसको रिवाइज भी करनी है, लेकिन जो छठा दिन है, जो आपके 5 दिन पढ़ना फुल और उसको पीछे का रिवाइज भी करना है, लेकिन छठे दिन आपने जो 5 दिनों में पढ़ा है और जो 5 दिनों में रिवाइज किया है ना, उसको सिर्फ एक बार वापस आपको क्या करना है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। करना क्या है, आज घर जाओगे आराम से खाना खा करके मस्ती के साथ में, जब आप पढ़ने बैठो तो इस चीज़ को पढ़ने, जो अपन ने आज पढ़ा है ना, इसको पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? आधा घंटा। घर जाने के बाद में आधा घंटा तो तब पढ़ना है जब कल क्लास में आने वाले हो, उससे 1-2 घंटे पहले उसको वापस एक बार क्या करके आना है, पढ़ के आना है, ठीक है। पढ़ लिया, बस उस वाले जो आपने जो पढ़ चुका उसके बारे में छोड़ लो। अब इसको वापस कब पढ़ना है? छठे दिन, जब 5 दिन का मैटर कंप्लीट हो जाए, छठे दिन। और जो संडे हैं, अभी आप यंग हो, युवा हो लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि घर परिवार वालों से नाता एकदम तोड़ भी लो, बस मैं तो सीरियस RS की तैयारी कर रहा हूँ या IAS की तैयारी कर रहा हूँ, आइंदा बाद मुझे फ़ोन मत करना। अब घर वाले बेचारे कहें कि फ़ोन नहीं करें और आप यहाँ पे रील्स देखने पे बैठे हो, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप चीज़ें उतनी ही पढ़ो जो आपके रिलेवेंट में है। आपको घर परिवार में भाई वहाँ पर भी आपके बारे में लोग जो बैठे हैं ना, आपकी उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी और उनकी आपके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको एकदम नेगलेक्ट करके चले जाओगे कि पापा कौन, मैं तो जानता ही नहीं अभी, अब तो मैं RS बनने चला हूँ, ऐसा भी नहीं करना है ना। बड़ी उम्मीदों के साथ में आपको भेजते हैं, आपका अपना पेट काट काट के आपको पढ़ाते हैं कभी भी। इसीलिए देखिए, मेरा फ्री एजुकेशन देने का सबसे बड़ा जो औचित्य भी था ना, वो भी यही है कि मैं उस परिवेश को अच्छी तरीके से जानता हूँ या उस घटनाक्रम को अच्छी तरीके से समझ पाता हूँ कि जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष या किसी का फादर, किसी भी व्यक्ति विशेष का फादर बड़ी उम्मीदों के साथ में किसी को भेजता है। और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके लड़कों में तो टैलेंट होता है या लड़कियों में टैलेंट होता है, लेकिन आर्थिक संपन्नता न होने के कारण वो उनको आगे बढ़ने से क्या करती है, हमेशा वंचित करती है। तो उसी आर्थिक संपन्नता को तोड़ने के लिए कि आपकी आर्थिक रुकावट आपके उद्देश्य में बाधा नहीं उत्पन्न हो, भाई जहां आप 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हो ना, मैं चाहता हूं कि आप उसको मतलब
तरीके के साथ पढ़ो। और अगर आप मेरी कोचिंग में मुझ पे ट्रस्ट करके आए हो ना, तो मैं आपके साथ में, वो कहते हैं ना, खिलवाड़ नहीं करूँगा। अब मानिए मैं आपसे जैसे पर मंथ 1000 रुपये का चार्ज, मैंने यही बोला है ना, और अपनी बात पर हमेशा कायम रहता हूँ मैं। आपको इसी उद्देश्य के साथ में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर देख लो, जैसे आपके घर में कभी एसी लगा करके देखिएगा, जो एक एसी चलती है ना, ये कितना यूनिट फूंकती है पर दिन में, ठीक है। यहाँ एक टीचर खड़ा रहता है, मैं पैसा सिर्फ आपसे 1000 रुपये इस चीज़ का ले रहा हूँ कि ये समझिए इस बिल्डिंग का मेरा रेंट भी है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी भी फूंकती है, यहाँ पर पानी वाला भी पानी फ्री में नहीं देता मुझे, वो भी पैसा लेता है ना। अभी तो मैं खुद बैठा रहता हूँ या सर बैठे रहते हैं जो अपने, बाद में कोई यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर भी बैठेगा, कोई टाइपिस्ट भी होगा, कोई डिज़ाइनर भी होता है, कोई वीडियो एडिटर भी होता है, तो वो सब फोकट में तो बैठते नहीं है। मैं बस सिर्फ उसी चीज़ का पैसा लेना चाहता हूँ आपसे। तो उस 1000 रुपये में आप ये समझिए, अगर कोई टीचर यहाँ 1 घंटे खड़ा रह करके पढ़ा रहा है ना, तो मेरे तो 1000 रुपये से ज़्यादा लेके जाएगा। अगर मेरी 3-4 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, तो मुझे उसको कितना पे करना है? 3000 रुपये पर दिन पे करना है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि बस आप में से अगर एक भी सिलेक्शन हो गया ना, तो ज़िंदगी में ये तो कहेगा ना कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान प्रवीण दानचारण का है, कि उनकी वजह से मैं क्या हुआ हूँ आज। मैं बस उसी उम्मीद पर टिकना चाहता हूँ, उसी उम्मीद के साथ जीना चाहता हूँ कि कोई मुझे ये कह दे कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनका है। और आप मुझे याद करो तो इसलिए ना करो कि मैंने आपसे कुछ लिया था, बल्कि आप इसलिए याद करो कि उस व्यक्ति ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जिसका मुझे वास्तविक नीड थी, जिसकी मुझे वास्तविक क्या थी, ज़रूरत थी। और उस समय अभी आपका ये 2-3 साल आपके पूरे परिवार के भविष्य को दिखाएगा। यदि इन 2.5-3 साल में 22-24 महीने का जो अपना फाउंडेशन है, अगर इसके साथ में टिक करके बैठ गए ना, तो मैं स्टाम्प पर लिख करके ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस चलना है किसके साथ में? क्लास के साथ में। अब आप कैसे चलते हो, किस तरह से चलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं अपनी 100% ईमानदारी दूंगा। यहाँ मेरी जगह अगर कोई भी खड़ा है तो मैं उसको इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर ला करके खड़ा करता हूँ। यहाँ अगर कोई भी आया ना खड़ा हुआ, इसका मतलब है कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे बाद में कोई भी टीचर आएगा वो घास काट के चला जाएगा। मुझे घास काटने वाले नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उन फैकल्टियों को ज़्यादा चूज किया है जो वास्तविक तौर पर चाहते हैं कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पैसों के लिए पढ़ाना चाहते हैं। टीचर भी होते हैं ना, उनके घर रोजी रोटी भी उससे ही चलती है। तो पैसों के लिए पढ़ाने वाले टीचर मैंने नहीं रखे हैं। मैंने कौन से टीचर रखे हैं? जो वास्तविक तौर पर यहाँ पढ़ाना जानते हैं और वास्तविक तौर पर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी यहाँ से निकलो उसके बाद में आपके टैग लग जाए RS। जैसे कल मैम ने बताया था कि वो RS, देखो अब कोई RS है तो उनके प्रति रुझान कैसा अच्छा होता है ना। तो आप जब भी अधिकारी बन जाओगे ना, तो जो कुछ भी है ना आपके सब किए कराए सारे माफ़ है, 1000 गुना क्या है, माफ़ है। बस एक टैग लग गया ना अधिकारी, सिविल सर्वेंट, बहुत कुछ है उसमें। उसके बाद में आपको कोई भी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, सब पाप धुल जाएंगे आपके। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, जिसका कारण ये समझिए आज पहला दिन है। अगर आज ही मैंने आपके ऊपर बर्डन दे दिया ना, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। अभी 22 से 24 महीने झेलना है, तो उस 22 से 24 महीने के लिए हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। अब कल जो जो मैंने कहा है वो चीज़ें वापस याद रखिएगा। वाइट ब्लैंक कॉपी लाइएगा। दूसरा, नोट्स को है ना थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करो, मतलब 2-4 पेन ले आओ, ब्लैक, ब्लू, रेड, 3 तो कम से कम ले ही आओ। थोड़ा सा अच्छे से फ्रेमिंग करो। ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद करो। घर जाने के बाद अगर आप उसको नोट्स को अच्छे से लिखने में टाइम खराब करोगे ना, उससे ज़्यादा उसको किस में टाइम लगा दो, पढ़ने में टाइम लगा दो, वो आपके ज़्यादा काम का है। बट 3 घंटे जाके लिखने से बेटर है कि 1 घंटा जा करके उसको पढ़ना। तो जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी करना है, वो सारा कहाँ पर करना है आपको। ये ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद अच्छे से सजा करके मैं किसी और के लिए लिखूँगा, वो नहीं करना है, अपने आप के लिए लिखना है। ठीक है। दूसरा, आप
कल जब भी आओ तो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेकर के आइएगा, हमेशा साथ रखो, काम आएगी। तीसरा, सिलेबस को हमेशा साथ में रखो, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमेशा क्या रखो, साथ में रखो, ठीक है। और पांचवा, कल से जब भी आप आओ एक NCERT की किताब जरूर लेके आइएगा, छठे क्लास की भूगोल की। तो जैसा मैंने कहा था कि पहले हम कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद में आधा घंटा 45 मिनट या कुछ भी है तो हम किसको तैयार करते चलेंगे, यानी ये मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मैं खुद डिपेंड करूँगा कि NCERT भी मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर क्लास में, ताकि आपको घर जाने के बाद में दिक्कत ना आए। आपके ऊपर भी मैं NCERT नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप खुद पढ़ लेना, उसको भी कहाँ पढ़ाएंगे अपन, क्लास में। जब अपनी पूरी NCERT कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम राजस्थान बोर्ड की बुकों को स्टार्ट करेंगे जो 6 से लेकर के 12 तक की है, ठीक है। पहले छठी क्लास की सारी NCERT, फिर छठी क्लास की राजस्थान बोर्ड की, फिर 7वीं क्लास की सारी NCERT, फिर 7वीं क्लास की राजस्थान बोर्ड की, ठीक है। जो साइंस है वो हमें 10th तक की पढ़नी है और 12th के कुछ चैप्टर पढ़ने जो हम पढ़ेंगे केवल, ठीक है। बाकी हमें पूरी साइंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे लिए कोई काम की भी नहीं है। 6 से लेकर के 10 तक की पढ़नी है जो हमारे काम की है। 12th के कुछ चैप्टर जो बायो के हैं वो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में एज इट इज़ मौजूद है, जिनको पढ़ करके हम बायोटेक्नोलॉजी सही ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।